हे गाइस, दिस इज सी रूपल जैन मेकिंग टैक्सेशन इजी फॉर यू। और आज अपन कंटिन्यू कर रहे हैं अपना जो कल का पार्ट 2 था, दैट इज पीजीबीपी। तो पीजीबीपी में अभी अपन लोगों ने क्या पढ़ा है? तो अभी तक अपन लोगों ने पढ़ा है इन जनरल। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले पढ़ा था सेक्शन नंबर 29, दैट इज कंप्यूटेशन ऑफ पीजीबीपी। फिर पढ़ा था 30 और 31, दैट इज रेंट रेट टैक्सेस रिपेयर इन केस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। बिल्डिंग के केस में क्या होगा? फिर सेक्शन 32 क्या है आपका? डेप्रिसिएशन और एडिशनल डेप्रिसिएशन। देन सेक्शन 35 साइंटिफिक रिसर्च, सेक्शन 35 AD स्पेसिफाइड बिजनेस, देन सेक्शन 35 D दैट इज योर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, और उसके बाद सेक्शन 35 DDA दैट इज VRS एक्सपेंडिचर। तो इतने सेक्शन जो है वो हमने कवर कर लिए। अब सबसे जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है दैट इज सेक्शन 36 और सेक्शन 37, वो अपन और नेक्स्ट जो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन है वो कवर करेंगे, ठीक है। और सेक्शन 36 क्या है? सर्टेन डिडक्शंस। और सेक्शन 37 क्या है? जनरल डिडक्शन। सेक्शन 36 में कुछ डिडक्शंस की बात की जाएगी, सेक्शन 37 में जो वो जनरल डिडक्शन की बात की जाएगी, ठीक है। तो कम टू सेक्शन 36 कॉल्ड एज व्हाट योर सर्टेन डिडक्शंस, ठीक है। सबसे पहला बोलता है प्रीमियम फॉर इंश्योरेंस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। तो एक चीज ध्यान रखना कि जो बिजनेस का खर्चा है वो अलाउ हो जाएगा, जो पर्सनल एक्सपेंस है वो डिसअलाउ हो जाएगा। कि बिजनेस में आपको कोई भी खर्चा, तो स्टॉक जो है वो बिजनेस का है, उससे इंश्योरेंस कराओगे तो वो अलाउ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर एम्प्लॉइज, ठीक है। तो हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम बेटा एम्प्लॉइज का है इसलिए अलाउ हो रहा है, अगर वो चीज प्रोप्राइटर की होती तो वो अलाउ नहीं होती। तो हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम अलाउ तो होगा, बट आपको अदर देन कैश पे करना है, कैश में पेमेंट करोगे तो बिल्कुल अलाउ नहीं होगा। तो हेल्थ इंश्योरेंस एम्प्लॉइज का अलाउ हो जाएगा, प्रोप्राइटर का या ओनर का अलाउ नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बात करता है बोनस कमीशन टू एम्प्लॉइज। तो अलाउ हो जाएगा, बिजनेस एक्सपेंस है, ठीक है। लिखा हुआ है अलाउड सब्जेक्ट टू 43B। तो 43B का मतलब अभी आप समझ लो क्या, पेमेंट बेसिस में, कि कुछ एक्सपेंसेस जो है ना वो सर कैसे अलाउ होते हैं? पेमेंट बेसिस में अलाउ होते हैं। तो अभी आपको ध्यान रखना है कि सेक्शन 43B का मतलब होता है पेमेंट बेसिस, कि अगर मैं इसको पे कर दूंगी तो अलाउ होगा, पे नहीं करूंगी तो अलाउ नहीं होगा। अभी के लिए आपको इतना ध्यान रखना है। वो सेक्शन बोनस और कमीशन अलाउ होता है पेमेंट बेसिस पे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा क्या? इंटरेस्ट ऑन लोन। तो जो इंटरेस्ट ऑन लोन है ना सर, उसमें दो तरीके का बोला है, या तो आपने लोन जो है वो बिजनेस पर्पस के लिए लिया है, या तो आपने लोन लिया है पर्सनल पर्पस के लिए, ठीक है। तो अगर आपने लोन लिया है पर्सनल पर्पस के लिए तो वो बिजनेस का नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा? सीधा सीधा डिसअलाउड। लेकिन अगर बिजनेस या प्रोफेशन पर्पस के लिए लिया है तो उस केस में आपने लोन किससे लिया है? अगर आपने अपने किसी फ्रेंड से, फैमिली मेंबर से, किसी से लिया जिसका पैसा अगर अटक भी जाए तो सरकार को कोई लेना देना नहीं है। आप अपने फ्रेंड से ले लेते हो, फैमिली मेंबर से ले लेते हो, और आपने रीपेमेंट नहीं किया टाइम पे, सरकार को कोई प्रॉब्लम है क्या? मत लो, पैसा खा जाओ रिश्तेदारों का, सरकार को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो भी ये खर्चा जो है वो अलाउ हो जाएगा, ठीक है। एंड लोन फ्रॉम स्केड्यूल बैंक, यहाँ पर आप किससे लोन ले रहे हो? स्केड्यूल बैंक से। लेकिन अगर आप स्केड्यूल बैंक से लोन लेते हो, मतलब बैंक जो चीज जिसकी बुनियाद पर हमारा देश टिका है, आप उससे लोन लेते हो, PFI पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, उससे लेते हो, स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन से लेते हो, या स्टेट इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन से लेते हो, या NBFC से लेते हो, तो उस केस में दिक्कत है, ठीक है। तो ये क्या बोलता है? या तो आप शेड्यूल बैंक से लोन लेते हो, या तो फिर आप PFI से लोन लेते हो, दैट इज पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, या तो आप स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन से लेते हो, या आप स्टेट इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन से अगर आप लोन लेते हो, या NBFC से लोन लेते हो, ठीक है। अगर आपने इन सब लोगों से लोन लिया है तो सरकार बोलती कि भाई ये अलाउ होगा सब्जेक्ट टू 43B, दैट इज पेमेंट बेसिस पे करोगे तो अलाउ होगा। यहाँ पर क्यों लगाया 43B? इसलिए लगाया क्योंकि सरकार चाहती है इनका पैसा पेमेंट हो जाए, देश चलते रहे। लेकिन आप अपने रिश्तेदार का पैसा खा जाओ तो कोई दिक्कत है सरकार को? नहीं, तो वो ऐसे भी अलाउ कर देगी, यहाँ पे अलाउ करेगी, बट सब्जेक्ट टू 43B, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका डिस्काउंट ऑन ZCB, दैट इज जीरो कूपन बॉन्ड, ठीक है। तो जो आपका जीरो कूपन बॉन्ड है ना, ये जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पहली बात तो, और ये अलाउ होता है किसमें? प्रोराटा बेसिस पे। तो प्रोराटा बेसिस में क्या बोलता है कि फॉर एग्जांपल मान लो कि जितना आपका पीरियड है, तो अगर उस पीरियड में जो मंथ से स्टार्ट हो रहा है, तो फॉर एग्जांपल आपने लोन दिया है 16 दिसंबर से, ठीक है,
और 16 दिसंबर से लेके अगर मैं 31 दिसंबर देखूं तो उस मंथ में 15 दिन या उससे ज्यादा हो गए, तो 15 डेज और मंथ मोर होता है तो उसको एक मंथ काउंट करना है और प्रो राटा बेसिस में उस डिस्काउंट को क्या करना है, एलोकेट करना है। तो बहुत सिंपल है, जो डिस्काउंट है उसको आपको नंबर ऑफ मंथ्स में डिवाइड कर देना है, जो उतना मंथ इस महीने में आता है उतने मंथ में ले लेना है। तो आप मंथ में कैसे कैलकुलेट करोगे, तो कब राउंड ऑफ करोगे मंथ का, तो मंथ का राउंड ऑफ करोगे 15 डेज या मोर को जो आप एक मंथ लेते हो। ये किसके केस में होता है, सिर्फ और सिर्फ ZCB के केस में होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉइज, कि भाई एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है किसके लिए, एम्प्लॉय के लिए, और एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं यहाँ पर स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में, अप्रूव्ड सुपरएनुएशन फंड में, अप्रूव्ड ग्रेच्युटी फंड में, या एनी अदर फंड एज पर लॉ, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या है, अप्रूव्ड है, सरकारी है, तो इसमें भी अलाउ तो होगा, बट सब्जेक्ट टू व्हाट योर 43B, पेमेंट करोगे तो अलाउ होगा, नहीं पेमेंट करोगे तो अलाउ नहीं होगा। तो आप किस में कर रहे हो, SPF में कर रहे हो, या तो आप SPF में कर रहे हो, या आप RPF में कर रहे हो, या आप ASF में कर रहे हो, या तो आप AGF में कर रहे हो, ठीक है। अगर आप ये अप्रूव फंड्स में अगर कर रहे हो तो उस केस में अलाउ हो जाएगा। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी कि यहाँ पर आपने प्रोविडेंट फंड में कॉन्ट्रीब्यूट कर दिया, प्लस सुपर एनुएशन फंड, तो सुपर एनुएशन फंड में कंट्रीब्यूट कर दिया, और यहाँ पे किसमें कंट्रीब्यूट किया, ग्रेच्युटी में, तो यहाँ पर ग्रेच्युटी कि या तो गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड में कर रही है, सुपर एनुएशन फंड में कर रही है, ग्रेच्युटी फंड में कर रही है, तो यहाँ डिडक्शन मिल जा रही है। वही आप अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, अनअप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड या अनअप्रूव्ड ग्रेच्युटी फंड में करते हो तो उस केस में क्या है, नॉट अलाउड, क्योंकि वो सरकारी नहीं है ना सर, तो अलाउ कर देंगे क्या, नहीं, तो इसलिए यहाँ पर नॉट अलाउड, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बात करता है एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स कहां पर, पेंशन स्कीम। तो पेंशन स्कीम की ना सेक्शन 80, दैट इज सेक्शन 80 CCD, तो एक ही सेक्शन है पेंशन स्कीम की, दैट इज माय सेक्शन 80 CCD, और पेंशन स्कीम में अगर कंट्रीब्यूट करते हो तो यहाँ रिडक्शन मिलेगी। PF में किया, ASF में किया, ग्रेच्युटी में किया, पहले में मिल गई, पेंशन में किया, यहाँ मिलेगी, कितना रिडक्शन मिलेगा, एक्चुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ 14% ऑफ सैलरी विच एवर इज लोअर, बेसिक प्लस DA इन टर्म्स आपको लेना है, ठीक है। तो एक्चुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ 14% ऑफ सैलरी विच एवर इज लोअर, इतना आप लोगों को कंट्रीब्यूशन लेना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स वेलफेयर फंड, ठीक है, कि अगर आप वेलफेयर फंड में कंट्रीब्यूट करते हो, वेलफेयर फंड मतलब कि एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन, वेलफेयर फंड का मतलब यही जो कंट्रीब्यूशन हो रहा था, तो यहाँ पे बात कर रहे हैं किसकी, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन की, कि एम्प्लॉय भी कंट्रीब्यूट करता है अपने खुद के वेलफेयर के लिए वेलफेयर फंड में। तो एम्प्लॉय अकेले कंट्रीब्यूट करता है क्या, मतलब डायरेक्टली करता है क्या, नहीं, एम्प्लॉय भी एम्प्लॉयर के थ्रू ही करता है, ठीक है। तो एक्चुअल में रियल सिनेरियो क्या होता है कि जो एम्प्लॉयर है वो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन सैलरी में से डिडक्ट कर लेता है और नेट सैलरी किसको देता है, एम्प्लॉय को देता है। तो वो इनकम जो है, वो कंट्रीब्यूशन जो है वो भी एम्प्लॉयर के पास है और वो एम्प्लॉयर को जमा करना है। तो क्या बहुत ज्यादा चांसेस है कि एम्प्लॉयर जो है वो इसमें घपला करे या ज्यादा क्या बोलते हैं अपने पास रख ले। तो यहाँ पर बोलता है कि अगर एम्प्लॉयर ने ड्यू डेट ऑफ सच फंड तक पैसा जमा नहीं किया, कौन सी डेट तक, ड्यू डेट ऑफ सच फंड तक अगर पैसा जमा नहीं किया तो वो जो अमाउंट है वो एम्प्लॉयर की क्या बन जाएगी, इनकम बन जाएगी, ठीक है। एम्प्लॉयर ने ड्यू डेट ऑफ सच फंड, ROI नहीं बोल रहा है, सच फंड, ड्यू डेट ऑफ सच फंड तक पैसा जमा नहीं किया तो वो है कि वो क्या बन जाएगी, उसकी इनकम जो है वो बन जाएगी, ठीक है। रिसीव एनी सम रिसीव्ड बाय एम्प्लॉयर फ्रॉम एम्प्लॉई as contribution to PF, superannuation fund or employee state insurance corporation is deemed as PGBP if such sum is not deposited up to due date of such fund। कि सब जो है वो डिपॉजिट नहीं हुआ up to due date of such fund तो उस केस में हो जाएगा। और PF की ड्यू डेट क्या है, 15th ऑफ नेक्स्ट मंथ। और अगर आपने ड्यू डेट तक डिपॉजिट नहीं किया तो अभी तो डिसअलाउ होगा और फिर कभी भी अलाउ नहीं होगा। तो ये जो है वो उसका क्या है, सीरियस कॉन्सिक्वेंस है। प्लस एम्प्लॉयर को वो क्या ट्रीट किया जाएगा, इनकम ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। और एक चीज ये बोलना चाहता है कि अभी अपन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन में बात किए हैं PF की, अप्रूव सुपरएनुएशन फंड की और ग्रेच्युटी फंड की, और ऊपर में किए पेंशन की। तो एम्प्लॉयर अगर सिर्फ इसमें ही कंट्रीब्यूट करता है तो रिडक्शन मिलेगी, उसके अलावा किसी थर्ड फंड में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है तो उसको रिडक्शन नहीं मिलेगी, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं एनिमल यूज्ड इन बिजनेस। तो क्या आप आपके एनिमल्स जो बिजनेस में यूज है उसमें डेप्रिसिएशन लगाते हो क्या, नहीं लगा सकते क्योंकि अलाउड ही नहीं, सरकार लगाने ही नहीं देगी आपको। बट जिस साल में वो परमानेंटली यूजर्स हो जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है, उस साल में आपको रिडक्शन मिल जाती है।
तो कॉस्ट ऑफ एनिमल माइनस स्क्रैप वैल्यू, जितना भी वैल्यू होगा वो आपका रिडक्शन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे सर किसकी, बैड डेट की। बैड डेट का मतलब है डूबत खाता। ठीक है, तो दो टाइप का बैड डेट यहाँ पर क्लासिफाई किया है, एक्चुअल बैड डेट या प्रोविजन फॉर बैड डेट। प्रोविजन मतलब कि आप प्रोविजन, एक सिर्फ प्रोविजन क्रिएट कर रहे हो, तो प्रोविजन कभी भी अलाउ नहीं होगा। और ऐसा नहीं कि बैड डेट का प्रोविजन किसी भी टाइप का अलाउ नहीं होगा। आप टैक्सेशन का बना लो, अपने बेटे की शादी का बना लो, बेटी का दहेज का बना लो, या आपके घर में कोई फंक्शन है उसका बना लो, या बिजनेस का एक्सपांशन, किसी भी टाइप का प्रोविजन या रिजर्व अलाउ नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ एक्चुअल खर्चे अलाउ होते हैं। ठीक है, क्या लिखा है, एक्चुअल बैड डेट अलाउ होगा। एक्चुअल बैड डेट में भी, सॉरी, बैड डेट में भी सेल्स से रिलेटेड होगा तो अलाउ होगा, लेकिन अगर लोन से रिलेटेड है तो वो अलाउ नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अगर आप मान लो कि आप मनी क्या बोलते हैं, आप मनी लेंडिंग बिजनेस में, आप बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, तो उस केस में आपको लोन से रिलेटेड हो जाएगा, क्योंकि वो आपका प्रिंसिपल सोर्स ऑफ बिजनेस है। तो जब आपका प्रिंसिपल सोर्स ऑफ बिजनेस ही लोन देना है तो वो आपका मेन काम है, तो वहां पर अलाउ हो जाएगा। ठीक है, रिकवरी ऑफ बैड डेट, अगर आपकी बैड डेट रिकवर हो जाती है तो जिस साल में रिकवर होती है उस साल में टैक्सेबल हो जाता है, अगर पहले अलाउ हुआ है तो। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं किसकी, ये कुछ नोट्स लिखे हुए बैड डेट के बारे में। तो बैड डेट जिस साल आप कंपनीज एक्ट की बुक में राइट ऑफ करते हो उसी साल आपको इनकम टैक्स की बुक्स में भी राइट ऑफ करना है। ठीक है, अब आगे बोलते हैं बैड डेट शुड बी अलाउड इन द प्रीवियस ईयर इन विच इट इज एक्चुअली बिकम बैड। बैड डेट उस प्रीवियस ईयर में अलाउ होना चाहिए जिस साल में एक्चुअली जो है वो बैड हो चुका है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बात करता है किसकी, बैड डेट रिकवरी। ठीक है, तो बैड डेट रिकवरी बोल रहा है कि जिस साल में आपको बैड डेट रिकवर हुआ उस साल में टैक्सेबल हो जाना चाहिए, बट सर कितना होना चाहिए। अगर 100% अलाउ हो गया तो 100% टैक्सेबल हो जाएगा, लेकिन अगर 100% अलाउ नहीं हुआ है और जितना पहले टैक्सेबल हुआ था वो माइनस करके बचा हुआ जो है वो यहाँ पर हो जाएगा। तो बैड डेट अलाउड रिकवरी माइनस बैड डेट टैक्स्ड अर्लियर, कि जितना बैड डेट जो है वो टैक्सेबल हुआ था उतना जो है माइनस हो जाएगा। इसके लिए हमारे पास एक एग्जाम्पल है, यहाँ पर अपन एग्जाम्पल लेते हैं बैड डेट रिकवरी का। ठीक है, तो फर्स्ट वाला केस है जहां पर 100% बैड डेट जो है वो अलाउ हो गया था। तो हमारा एग्जाम्पल क्या है कि 5 साल पहले मेरे को 5 लाख का बैड डेट हो गया था, 5 लाख मेरा पैसा डूब गया था, तो मैंने पीएल के डेबिट साइड में डाल दिया है 5 लाख रुपए। ठीक है, एक्सपेंस क्लेम कर लिया था 5 लाख का। अब इस साल जो है मेरे को 2 लाख रुपए रिकवर हुआ, तो जितना रिकवर हुआ है 100% जो है वो अलाउ हो जाए। तो पहले 100% 5 लाख का खर्चा हुआ था, 5 लाख पूरा अलाउ हो गया था, इसलिए रिकवरी भी जो है वो 100% टैक्सेबल हो जाए। ठीक है, सेकेंड, 5 लाख बैड डेट तो हुआ था लेकिन अलाउ पूरा 5 लाख नहीं हुआ सर, पीएल में डेबिट नहीं हुआ, तो उस केस में आपका चेंज होगा। तो ये क्या बोलता है कि फॉर एग्जाम्पल मान लो आपका एक्चुअल बैड डेट था 10 लाख, पीजीबीपी में अलाउ हुआ कितना, 6 लाख, तो एक्चुअल में बैड डेट नॉट अलाउड कितना हुआ, 4 लाख, और जो अलाउ नहीं हुआ मतलब वो आपकी इनकम में इंक्लूड हो गया, मतलब आपका प्रॉफिट 4 लाख रुपए से कम नहीं हुआ, तो प्रॉफिट 4 लाख रुपए बढ़ा हुआ है, मतलब वो टैक्स लग चुका है। और अभी आपको रिकवरी हुई है कितनी, 7 लाख की, तो टेक्निकली 7 लाख में से 4 लाख रुपए तो पहले टैक्स दे चुके हो, तो बचा कितना, 3 लाख, तो आपको कितने में टैक्स देना है, 3 लाख पे। ठीक है, तो आपको लेना है बैड डेट रिकवर्ड माइनस बैड डेट नॉट अलाउड अर्लियर। तो यहां पर आप लोगे बैड डेट नॉट अलाउड अर्लियर। ठीक है, तो यही रिपीट किया एग्जाम्पल कि अगर 10 लाख का बैड डेट था, पीजीबीपी में अलाउ हुआ 4 लाख, तो 6 लाख रुपए ऑलरेडी टैक्सेबल हो चुका है। अब रिकवरी 5 लाख की हुई तो कोई टैक्सेबिलिटी आएगी क्या, नहीं आने वाली। ठीक है, तो ऐसे आगे के भी एग्जाम्पल्स हैं जिसको आप रिफर कर सकते हो। ठीक है, कम टू योर चार्ट। अब यहाँ पे बोलता है कि इफ फर्म क्लेम बैड डेट, ठीक है, अगर फर्म ने बैड डेट क्लेम कर लिया है और फर्म फिर डिसॉल्व हो गई है और पार्टनर अगर बैड डेट रिकवर कर लेता है तो वो पार्टनर के हाथ पर टैक्सेबल नहीं होगा, वो कहीं पर भी टैक्सेबल नहीं होगा। अब हमारा जो नेक्स्ट है वो क्या है आपका, एक्सपेंसेस ऑन प्रमोशन ऑफ फैमिली प्लानिंग ऑफ असेसी। ठीक है, कि आपने क्या बोलते हैं फैमिली प्लानिंग को प्रमोट करने के लिए खर्चा किया,
तो असेसी कौन होना चाहिए? सिर्फ कंपनी को ये खर्चा अलाउ होता है, इंडिविजुअल को अलाउ नहीं होता। अब रेवेन्यू एक्सपेंसेस और कैपिटल एक्सपेंसेस, दो टाइप के खर्चे होते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंसेस जो है वो 100% अलाउ हो जाते हैं, और जो कैपिटल एक्सपेंसेस है वो अलाउड होते हैं इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं सीटीटी और एसटीटी। तो सीटीटी का मतलब है कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, और एसटीटी का मतलब है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। वापस से, सीटीटी मतलब कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, एसटीटी मतलब सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स आर अलाउड एज डिडक्शन अंडर पीजीबीपी। ठीक है, तो वो पीजीबीपी में डिडक्शन की तरह अलाउड है। नेक्स्ट, मार्क्ड टू मार्केट लॉसेस एंड अदर एक्सपेक्टेड लॉसेस। तो मार्क्ड टू मार्केट लॉसेस और दूसरे एक्सपेक्टेड लॉसेस जो हैं तो वो ये आईसीडीएस के हिसाब से अलाउ होता है। मार्क टू मार्केट लॉसेस का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जांपल अपने सेल नहीं के बट 31 मार्च को देख रहे हो मार्केट से मैच करके कि आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, उसको बोलते हैं मार्क्ड टू मार्केट लॉसेस। ठीक है, तो आईसीडीएस के हिसाब से अलाउ होगा और अदर्स के हिसाब से नहीं होगा। मैम आईसीडीएस क्या होता है? इनकम कंप्यूटेशन डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड, कि जैसे अकाउंट्स में एएस होता है, ऑडिटिंग में ऐसे होता है, वैसे इनकम टैक्स में आईसीडीएस होता है। So congratulations, we have completed now our section number 36, that is your certain deductions. ठीक है, now we are coming to our next section called as what? Section number 37, that is general deductions. ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला है सर आपका? चार्जिंग सेक्शन। एनी अदर एक्सपेंडिचर, यहाँ बोल रहा है कि एनी अदर एक्सपेंडिचर शैल बी अलाउड एज डिडक्शन इफ फॉलोइंग कंडीशंस आर सैटिस्फाइड, कि कोई भी और एक्सपेंडिचर जो है, एनी अदर एक्सपेंडिचर शैल बी अलाउड एज डिडक्शन, अगर ये जनरल कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो आपका कोई भी खर्चा जो है वो बिजनेस में अलाउ हो जाएगा। क्या कि एक्सपेंस जो है वो पर्सनल पर्पस के लिए होना चाहिए, बिजनेस पर्पस के लिए होना चाहिए, एक्सपेंस रेवेन्यू इन नेचर होना चाहिए, कैपिटल एक्सपेंस अलाउ नहीं होता, और लीगल होना चाहिए, इलीगल खर्चे जो है वो अलाउ नहीं होते। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर कोई दो खर्चे और है क्या बोलते हैं? फॉलोइंग एक्सपेंसेस शैल बी ट्रीटेड एज इलीगल, ये दोनों एक्सपेंसेस को इलीगल ट्रीट किया जाएगा, अलाउ नहीं किया जाएगा। पहले आपका प्रोहिबिटेड एक्सपेंस अंडर लॉ ने किसी मना किया, किसी एक्ट को पेनाल्टी लग रही है, लॉ में मना किया गया तो वो इलीगल है। और कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस, कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस का मतलब होता है कि आपने जेल के बदले पैसा देके अपनी जेल कम करा ली या फिर माफ करवा ली, तो उसको बोलते हैं कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस। कंपाउंडिंग ऑफ एक्सपेंस नहीं, कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस। वो यहाँ पर नहीं हो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका एक्सपेंस अलाउ दिस डिडक्शन। तो ये सारे बिजनेस एक्सपेंस से अलाउ हो जाएंगे। पहले आपका क्या? गिफ्ट टू एम्प्लॉइज चलेगा। कस्टमरी एक्सपेंसेस, कस्टमरी एक्सपेंसेस मतलब कि आपका जो ट्रेडिशन के हिसाब से चल रहा है, कस्टम के हिसाब से चल रहा है, दिवाली पूजा, नवरात्रि पूजा, सत्यनारायण की पूजा और विश्वकर्मा जयंती जो रिसेंटली गया वो। ठीक है, सेमिनार प्रोफेशनल एक्सपेंसेस, जैसे कि आप सीए सीएस सीएमए बन जाओगे और कोई खर्चे की डिडक्शन आपको मिल जाएगी। फिर प्रीमियम पेड फॉर केएमपी, की मैनेजर पर्सन, की मैनेजर पर्सन के तौर पे आपने दिया तो वो यहाँ पर अलाउ हो जाएगा। बिल्ड ट्रांसपोर्ट ऑपरेट मॉडल, मतलब कि जब रोड बनाते हैं तो वो बिल्ड ऑपरेट और ट्रांसपोर्ट मॉडल में चलती है कि बिल्डर बिल्ड करता है, फिर उसको मतलब बिल्ड करके फिर चलाता है, जितने साल तक उसको टोल करेक्ट करने का राइट रहता है, बाद में उसको ट्रांसफर कर देता है किसको? गवर्नमेंट को, तो उसको यहाँ पे ले लेंगे। फिर पॉइंट नंबर 6, कॉस्ट ऑफ अबंडेंट फिल्म। तो अबंडेंट फिल्म मतलब जो फिल्म कभी बनी ही नहीं है वो सारी फिल्म के लिए, तो वो इसकी डिडक्शन यहाँ पर आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, और ग्लो साइन बोर्ड, तो ग्लो साइन बोर्ड सॉरी कॉस्ट ऑफ अबंडेंट फिल्म की डिडक्शन मिल जाएगी और ग्लो साइन बोर्ड की भी मिल जाएगी। अब बहुत अच्छा सा बोर्ड लगाते हैं तो मिल जाएगी। ठीक है, अब बात करता है एक्सपेंस डिसअलाउड अंडर पीजीबीपी। ये कौन से एक्सपेंस जब अलाउ नहीं होते पीजीबीपी में? सबसे पहले बात करेंगे सीएसआर, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सिंस ये कंपनीज एक्ट आपको बोलता है कि सीएसआर करो, बट सीएसआर सोसाइटी के लिए किया जा रहा है, बिजनेस का खर्चा नहीं है, तो इसलिए वो पीजीबीपी में क्या हो जाएगा? डिसअलाउ हो जाएगा। बट आप एज अ सीएसआर अगर एज एटीजी कॉन्ट्रीब्यूशन कर देते हो, तो अगर आप पीएम फंड केयर में पैसा डालते हो तो वो अलाउ होगा, और पीएम रिलीफ फंड में डालते हो तो वो अलाउ हो जाएगा पीजीबीपी के अंदर। लेकिन क्लीन गंगा फंड या स्वच्छ भारत कोष में अगर डालते हो तो पीजीबीपी में क्या हो जाएगा? दिस अलाउ हो जाएगा। ठीक है, दैट इज योर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का पॉइंट। फिर सेकंड क्या बोलता है? एडवर्टीजमेंट ऑन ब्रोशर्स और सोवेनियर ऑफ एडवर्टीजमेंट इन ब्रोशर्स एंड सोवेनियर न्यूज़पेपर पैम्पलेट पब्लिश्ड बाय पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है, तो अगर आप पॉलिटिकल पार्टी के ब्रोशर, सोवेनियर या न्यूज़पेपर या पैम्पलेट में अपने बिजनेस का एड छपवा देते हो, गुटखा छाप, सुपारी छाप या कोई भी एड,
तो वो अलाउ नहीं होगा बिजनेस में। प्लस प्रोविजन या रिजर्व किसी भी टाइप का अलाउ नहीं होता, इंक्लूडिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे किसकी, शेयर डिबेंचर इशू एक्सपेंसेस। ठीक है, तो शेयर डिबेंचर इशू एक्सपेंसेस में आईपीओ दैट इज इनिशियल पब्लिक ऑफर, एफपीओ दैट इज योर फर्दर पब्लिक ऑफर, और थर्ड वाला आपका है क्या, राइट शेयर। ठीक है, तो आईपीओ में क्या होता है, आप नए शेयर्स इशू करते हो फर्स्ट टाइम के लिए। एफपीओ में भी आप शेयर्स इशू करते हो, पहले कर चुके हो तो सेकंड टाइम को बोलते हैं फर्दर पब्लिक ऑफर। ठीक है, और राइट शेयर में क्या होता है, आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को शेयर्स देते हो तो उसको बोलते हैं राइट शेयर। इस तीनों में क्या होता है कि आपका शेयर कैपिटल जो है ना वो बढ़ रहा है। ठीक है, तो शेयर कैपिटल अगर बढ़ रहा है तो ये क्या है, कैपिटल एक्सपेंस है, तो इसलिए कैपिटल एक्सपेंस क्या होते हैं, अलाउ नहीं होते यहाँ पर। ठीक है, बट जब आप बायबैक करते हो ना तो आपका शेयर कैपिटल कम होता है, बोनस शेयर करते हो तो आपका शेयर कैपिटल मीडियम मतलब कुछ नहीं होता है, नो चेंज में रहता है। और डिबेंचर और लोन इशू एक्सपेंसेस, तो डिबेंचर और लोन जब आप मतलब इशू करोगे तो क्या कैपिटल इफेक्ट होगा, नहीं, शेयर कैपिटल इफेक्ट नहीं होगा, तो इसीलिए ये लोग क्या है, रिवेन्यू खर्चे हैं, तो ये अलाउ हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इनमें शेयर कैपिटल का कोई मतलब शेयर कैपिटल जो है वो बढ़ नहीं रहा है। ठीक है, तो उस वजह से ये रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ये अलाउ हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, टैक्स इंटरेस्ट पेनाल्टी की। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है टैक्स इंटरेस्ट और पेनाल्टी। तो इनकम टैक्स में इनकम टैक्स अलाउ नहीं होता क्या, जी हाँ सर, इनकम टैक्स में इनकम टैक्स अलाउ नहीं होता। तो टैक्स इंटरेस्ट और पेनाल्टीज के केस में सबसे पहले क्या लिखा हुआ है आपका, डायरेक्ट टैक्स, डिसअलाउड डिसअलाउड डिसअलाउड। तो डायरेक्ट टैक्स जो है वो डायरेक्ट टैक्स का टैक्स, डायरेक्ट टैक्स का इंटरेस्ट और डायरेक्ट टैक्स की पेनाल्टी जो है वो क्या होगी, डिसअलाउ हो जाएगी। फिर बात करते हैं किसकी, इनडायरेक्ट टैक्स की। तो इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो अलाउ होता है, अलाउड होता है, लेकिन उसकी पेनाल्टी जो है वो डिसअलाउ होती है। मतलब इनडायरेक्ट टैक्स का टैक्स अलाउ होता है, इनडायरेक्ट टैक्स का इंटरेस्ट अलाउ होता है, लेकिन पेनाल्टी जो इनडायरेक्ट टैक्स की वो अलाउ नहीं होगी। ठीक है, और ये भी क्या है, सब्जेक्ट टू 43B। उसके बाद नेक्स्ट क्या बोला है, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स। इनकम टैक्स पेमेंट के लिए अगर आपने लोन लिया हुआ है तो लोन का इंटरेस्ट जो अलाउ नहीं होगा। उसके बाद ब्रीच ऑफ लॉ नॉट अलाउड, लॉ का ब्रीच अलाउड नहीं है। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अलाउ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फ्री बीज टू डॉक्टर्स, डॉक्टर्स को बहुत सारी फ्री मेडिसिन मिलती है, तो वो सब भी आप अलाउ नहीं होगी एज अ बिजनेस एक्सपेंडिचर। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर न्यू प्रोजेक्ट। ठीक है, कि आपने क्या बोलते हैं, नया कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो, उसके लिए आप खर्चा कर रहे हो, अभी आप नया प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं हुआ है, तो जो नया प्रोजेक्ट है वो क्या एग्जिस्टिंग बिजनेस से रिलेट करता है, मतलब सेम बिजनेस है क्या, वो पुराने बिजनेस की सेल को प्रमोट करता है क्या। तो कहने का मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल अभी आप कपड़े के बिजनेस में हो, अब आप एक नया वेंचर डालने वाले हो जो है जूते का। ठीक है, तो क्या मैं जब अपनी बिजनेस का एडवर्टीजमेंट करूंगी तो क्या मेरा कपड़े का सेल प्रमोट होने वाला है, नहीं, वो तो अपना नया स्टोर है, वो कंप्लीटली डिफरेंट है, वो कपड़े का स्टोर है, तो वो मेरे एग्जिस्टिंग बिजनेस से रिलेट नहीं करता। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर तो इसलिए वो क्या हो जाएगा, नॉट अलाउड। फॉर एग्जाम्पल अब मेरा कपड़े का स्टोर है, मैं दूसरा आउटलेट जो है वो अपने मॉल में डालना चाहती हूँ, ठीक है, सेम है, तो उसके बस आउटलेट जो है वो मैं एक्स्ट्रा डाल रही हूँ, तो इसलिए वहां पर क्या हो जाएगा, अगर एग्जिस्टिंग बिजनेस से वो एडवर्टीजमेंट रिलेट करता है तो वो अलाउ हो जाए। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं रिट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन ऑन क्लोजर। रिट्रेंचमेंट का मतलब क्या होता है बेटा, निकाल देना। रिट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन मतलब कि निकाल देना। तो उस केस में अगर मैं पूरे एंटायर बिजनेस से कैपिटल नेचर का है तो क्या हो जाएगा, डिसअलाउड। ठीक है, कि कैपिटल नेचर का अगर पूरा बिजनेस बंद हो रहा है तो वो कैपिटल नेचर का वो डिसअलाउ हो जाएगा, लेकिन अगर रिट्रेंचमेंट सिर्फ कुछ पार्ट ऑफ बिजनेस में हो रहा है तो वो रेवेन्यू एक्सपेंस वो अलाउ हो जाएगा। ठीक है, अगर आप कंपनीज एक्ट से ज्यादा की सैलरी पे करते हो तो वो भी क्या हो जाएगी, डिसअलाउ हो जाएगी। उसके बाद बात करते हैं किसकी, माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज। मीडियम की बात कर रहे हैं क्या, नहीं, अगर आप माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज को पेमेंट करते हो और उस केस में अगर आपका रिटर्न अग्रीमेंट है, आपका ओरल अग्रीमेंट है, रिटर्न अग्रीमेंट का मतलब है कि इनवॉइस इशू हुआ है, ओरल एग्रीमेंट का मतलब है इनवॉइस इशू नहीं हुआ है। रिटर्न एग्रीमेंट है तो आपको मैक्सिमम पैसा कितने दिन में देना है, 45 डेज, और जितना आपने डिसाइड किया है टाइम और 45 डेज विच एवर इज अर्लियर वहां तक देना है। अगर आपका ओरल एग्रीमेंट है तो आप लोग अगर कोई टाइम डिसाइडेड है तो ठीक है, नहीं तो फिर 15 दिन के अंदर आपको दे देना है। ठीक है,
अगर आप इतने टाइम में पैसा पेमेंट कर देते हो तो आपको पैसा उसी साल में अलाउ हो जाएगा, अदरवाइज जिस साल में आप पेमेंट करते हो उस साल में अलाउ होगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि आपने इस साल में आप कभी पेमेंट करो, ठीक है, तो वो इस साल में पेमेंट हो गया तो 45 दिन और 15 दिन ऐसे ही मैटर नहीं करता है। अगर वो नेक्स्ट ईयर शिफ्ट हो जाता है पेमेंट, तो उस केस में 45 दिन या 15 दिन मैटर करता है। क्यों? क्योंकि क्या बोल रहा है कि जिस साल में पेमेंट करोगे उस साल में मिलेगा। तो फॉर एग्जाम्पल 45 दिन से लेट भी हो गया तो भी इसी साल में अगर पेमेंट हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। जब पेमेंट नेक्स्ट ईयर शिफ्ट हो जाता है तो उस केस में 45 दिन या 15 दिन में दिक्कत होती है, ठीक है। अब डिडक्शन ऐसे जो है वो अक्रूवल बेसिस पे फिर क्या बोलते हैं अलाउ हो जाएगी। दैट इज व्हाट माय सेक्शन नंबर 37, ठीक है। अब कम हियर एज अ पार्टनरशिप फॉर्म, हाँ, अब मैं आपको एक टॉपिक पढ़ाना चाहती हूँ, दैट इज सेक्शन 43B। टॉपिक का नाम क्या है? सेक्शन 43B। क्या बोल रहा है? एक्सपेंस अलाउड इफ पेड अप टू ड्यू डेट ऑफ आरओआई अंडर सेक्शन 139(1). बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता कि आरओआई क्या होता है। तो आरओआई का फुल फॉर्म है रिटर्न ऑफ इनकम। रिटर्न ऑफ इनकम, आईटीआर जो आप बोलते हो, दैट इज इनकम टैक्स रिटर्न। वो सारी चीजें जो है वो एक ही होती है, साल भर में एक ही फाइल होता है, इसका कोई मल्टीपल फाइलिंग नहीं होता है, ठीक है। अब इसकी ड्यू डेट क्या है? तो ड्यू डेट 3 है। कौन से सेक्शन में स्पेसिफाई की गई है? तो ये स्पेसिफाई गई सेक्शन 39(1) में, ठीक है। ये 3 ड्यू डेट है और सेक्शन 39(1) में स्पेसिफाई किया गया है, ठीक है। अब सबसे पहले क्या बोलता है कि ड्यू डेट ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 139(1), कि ड्यू डेट ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 139(1). तो ड्यू डेट एक है 31 जुलाई, एक है 31 अक्टूबर, एक है 30 नवंबर। 3 ड्यू डेट है, 31 जुलाई, 31 अक्टूबर, 30 नवंबर। 31 जुलाई किसके लिए? नॉन ऑडिटेड असेसी के लिए। 31 अक्टूबर किसके लिए? तो वो कैप के लिए। सी मतलब क्या होगा? कंपनी। ए मतलब ऑडिटेड असेसी। पी मतलब पार्टनर्स ऑफ ऑडिटेड फर्म, ठीक है। 31 अक्टूबर किसके लिए है? तो कैप के लिए। और 30 नवंबर किसके लिए? ट्रांसफर प्राइसिंग की रिपोर्ट जिसको देनी है उसके लिए, ठीक है। तो 31 जुलाई, 31 अक्टूबर और 30 नवंबर ऑफ व्हाट बेटा? असेसमेंट ईयर। क्या आप असेसमेंट ईयर तक भी पेमेंट करोगे तो आपको चल जाएगा। तो वही बोलता है कि अगर फॉर एग्जांपल आपका ये प्रीवियस ईयर है 24-25, तो इसका जो पेमेंट है आप 31 जुलाई, 31 अक्टूबर या 30 नवंबर तक भी कर देते हैं तो इस प्रीवियस ईयर में आपको रिडक्शन मिल जाएगी। मतलब खर्चा जो है वो इस टाइम का है, पेमेंट के लिए आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है क्योंकि सरकार चाहती है कि इनका पेमेंट हो जाए, इसीलिए। तो इसमें पॉइंट कौन कौन से है? इसमें सबसे पहला पॉइंट है एनी टैक्स ड्यूटी और सेस, ठीक है। क्योंकि सरकार का पैसा है तो सरकार तो चाहेगी ना तुम पेमेंट कर दो तो रिडक्शन मिलेगी। तो सबसे पहले आएगा एनी टैक्स ड्यूटी और सेस। दूसरा बात करता है एनी सम पेबल टू इंडियन रेलवे फॉर रेलवे एसेट, यूज ऑफ रेलवे एसेट। कि मैं रेलवे एसेट को यूज करूँ फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्टेशन के लिए, स्टोरेज के लिए, किसी भी चीज के लिए, तो उसका पेमेंट। तो ये दोनों सरकारी पेमेंट है। दो सरकारी पेमेंट है, एनी टैक्स ड्यूटी और सेस, दूसरा है यूज ऑफ रेलवे एसेट का जो पेमेंट है वो। उसके बाद बात करेंगे किसकी? एम्प्लॉय की। तो एम्प्लॉय के केस में कौन सा आता है? एम्प्लॉय के केस में आता है एक तो लीव सैलरी, यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है, ठीक है। अगर एम्प्लॉय को लीव सैलरी का पेमेंट करना है या बोनस और कमीशन का, या तो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है, मतलब एम्प्लॉय के लिए कंट्रीब्यूशन है एम्प्लॉयर का, तो एसपीएफ, आरपीएफ, एएसएफ, एजीएफ, तो ये सब जो है। तो 3 लिया है सरकार ने एम्प्लॉय का स्टैंड कि एम्प्लॉय का जो पेमेंट है वो भी आपको टाइम पे कर देना है, तो उस केस में रिडक्शन मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। उसके बाद लिया है सर बैंक का साइड। तो एम्प्लॉयर जो है वो अक्सर 3 लोगों की चिंता करता है, अपनी, एम्प्लॉयज की और बैंक की, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर आपने पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, स्टेट इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन, कोऑपरेटिव बैंक या फिर एनबीएफसी से अगर लिया है, अदर देन प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर सोसाइटी एंड रूरल डेवलपमेंट, ये लोग को छोड़ के अगर आपने इससे लोन लिया है तो भी आपको 43B के हिसाब से टाइम पे पेमेंट करना पड़ेगा। और एनबीएफसी भी इसमें क्या है? इंक्लूडेड है, ठीक है।
तो यहाँ पे अपन लोगों ने इतने पॉइंट को इंक्लूड किया है। सरकार के 2 हैं, कौन कौन से 2 हैं? एक है टैक्स ड्यूटी सेस और इंडियन रेलवे। एम्प्लॉय के 3 है, पहला है एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू एसपीएफ, आरपीएफ, एएसएफ, एजीएफ, फिर बोनस कमीशन और लीव सैलरी। फिर बैंक का 2 है इंटरेस्ट ऑन लोन टू पीएफआई, एसएफसी, एसआईसी, कोऑपरेटिव बैंक और एनबीएफसी। ठीक है, तो इसको अगर पेमेंट करोगे, टाइम पे पेमेंट करोगे तो मिलेगा। अब ये जो है ना एनी टैक्स ड्यूटी और सेस, इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट, तो जो ऊपर पड़े जो पॉइंट है ना मैं उसको कनेक्ट करना चाह रही हूँ वापस इससे। तो आओ टैक्स ड्यूटी और सेस में क्या एक्सेप्शन है ये देखते हैं। यही कि डायरेक्ट टैक्स तो ऐसे भी अलाउ नहीं होगा और इनडायरेक्ट टैक्स की पेनाल्टी अलाउ नहीं होगी, और इनडायरेक्ट टैक्स अलाउ होगा और उसका इंटरेस्ट अलाउ होगा बस। और उसके लिए आपको किसकी लिमिट लगानी? 43B की लिमिट लगानी है। ठीक है, फिर नेक्स्ट बात करते हैं एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू एसपीएफ, आरपीएफ, एएसएफ, एजीएफ। ठीक है, कि एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन अगर आरपीएफ में, एएसएफ में, एजीएफ में, तो यहाँ पर ये 43B के हिसाब से, लेकिन अनरिकॉग्नाइज्ड में तो अलाउ नहीं होगा। तो ये चीज हमने ऊपर पढ़ी थी, तो ये रिकॉग्नाइज्ड वाला अलाउ होता है, अनरिकॉग्नाइज्ड वाला अलाउ नहीं होता। बोनस कमीशन भी सब्जेक्ट टू 43B अलाउ होता है। इंटरेस्ट ऑन लोन भी अगर आप इससे लोगे तो अलाउ होगा। फ्रेंड्स फैमिली से कभी भी, मतलब यहाँ पे 43B लगेगा, फ्रेंड्स फैमिली में 43B नहीं लगेगा। पर्सनल एक्सपेंस का नहीं कभी अलाउ होगा। तो यहाँ तक का जो ये है, तो ये जो पॉइंट था सेक्शन 43B, ये मैं आपको पढ़ाना चाहती थी, दैट इज एक्सपेंस अलाउड इफ पेड अप टू ड्यू डेट ऑफ आरओआई। कि सर आप 31 जुलाई, 31 अक्टूबर, 30 नवंबर तक अगर आप पेमेंट कर देंगे तो अलाउ होगा, अदरवाइज अलाउ नहीं होगा। नाउ चार्ट बुक, चार्ट, ये हो गया, ये हो गया। ओके, नाउ कम टू सेक्शन नंबर 40, दैट इज अमाउंट स्पेसिफिकली नॉट डिडक्टेबल। तो ये बोल रहे हैं कि सर आप टाइम पे अगर टीडीएस डिडक्ट नहीं करोगे तो 2 चीजें आप पे, एक तो टीडीएस काटना भी होता है और दूसरा उसको टीडीएस को जमा भी करना होता है। ठीक है, तो अगर आपने टीडीएस डिडक्ट नहीं किया है, और कब डिडक्ट नहीं किया है, तो टीडीएस डिडक्ट नहीं किया इन प्रीवियस ईयर, आपके पास टाइम है 24-25, मतलब 24-25 का 24-25 तक, 31 मार्च 2025 तक। ठीक है, तो इफ टीडीएस हैज नॉट बीन डिडक्टेड, या तो डिडक्ट हो चुका है या तो पेमेंट नहीं हुआ है। ठीक है, तो पहले वाला केस है कि आपने टाइम पे डिडक्ट नहीं किया, टाइम कितना है? प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर में आपको डिडक्ट कर लेना है। और या तो आपने डिडक्ट कर लिया है लेकिन पेमेंट नहीं किया है। ठीक है, तो पेमेंट नहीं किया है तो पेमेंट का ड्यू डेट है ड्यू डेट ऑफ आरओआई, ये आपको बता दिया। तो अगर या तो आप टाइम पे डिडक्ट नहीं कर रहे हो तो डिडक्शन का भी टाइम है और पेमेंट का भी टाइम है। डिडक्शन का टाइम है प्रीवियस ईयर में और पेमेंट का टाइम है ड्यू डेट ऑफ आरओआई। Either TDS has not been deducted or TDS has been deducted but not paid to government up to due date of ROI। तो फिर हम, अगर मैंने नॉन रेसिडेंट का TDS नहीं काटा है तो मेरा 30% सम डिसअलाउ होगा, और मैंने रेसिडेंट का TDS नहीं काटा है तो मेरा, सॉरी, नॉन रेसिडेंट का TDS नहीं काटा है तो मेरा 100% खर्चा डिसअलाउ हो जाएगा, और अगर रेसिडेंट का नहीं काटा है तो उस केस में 30% डिसअलाउ होगा। तो यहाँ पर वही बोलता है कि अगर अमाउंट स्पेसिफिकली नॉन डिडक्टेबल 40A1 किसके लिए है? पेमेंट मेड टू नॉन रेसिडेंट। 40A1A किसके लिए है? रेसिडेंट के लिए। तो यहाँ पर 100% डिसअलाउड है और यहाँ पर 30% जो वो क्या है? डिसअलाउड। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोलता है? अमाउंट पेड क्रेडिटेड टू नॉन रेसिडेंट और रेसिडेंट, कि अगर आप रेसिडेंट को या फिर या तो आप रेसिडेंट को पेमेंट करते हो, नॉन रेसिडेंट को पेमेंट करते हो, और टीडीएस हैज नॉट बीन डिडक्टेड, कब नहीं डिडक्ट हुआ है सर? प्रीवियस ईयर में डिडक्ट नहीं हुआ है, या तो प्रीवियस ईयर में डिडक्ट हो चुका है बट नॉट पेड टू गवर्नमेंट अप टू ड्यू डेट ऑफ आरओआई, तो फिर नॉन रेसिडेंट के केस में 100% और रेसिडेंट के केस में 30% और सच सम विल बी डिसअलाउड। तो किस साल में अलाउ होगा? जिस साल में आपका टीडीएस डिडक्ट होकर जमा हो जाएगा उस साल में अलाउ हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं एक्सेप्शन टू अबव पॉइंट्स। ये बहुत ही सिंपल सी बात है बट इसको लिखना ऐसे जरूरी है, इसको आपको लर्न करना है। क्यों लर्न करना है? क्या होता है कि आप तो टीडीएस काटना डिडक्ट करना भूल गए, बट सामने वाला तो आदमी भला है और सामने वाले के पास रूल भी यही है कि उसको ग्रॉस अमाउंट इंक्लूड करना है टोटल इनकम में, और फिर उसको क्या करना है? उसका ग्रॉस अमाउंट टोटल इनकम में इंक्लूड करना है और उसके बाद उसको पेमेंट कर देना है।
वो यही बोलना चाह रहा है कि या तो एक तो आप भूल गए टीडीएस काटना, बट सामने वाला बंदा जो उसने अपनी जिम्मेदारी निभाई और उसने टीडीएस डिडक्ट कर लिया और अपनी इनकम में इंक्लूड किया और अपनी इनकम पे पूरा टैक्स पेमेंट कर दिया, तो उस केस में आपको क्या बोलते हैं, घबराने की जरूरत नहीं, आपका कोई खर्चा डिसअलाउ नहीं होगा, आपका सारा खर्चा अलाउ हो जाएगा। तो इस आंसर को लिखा कैसे जाता है? इस आंसर को लिखा जाता है इस 4 तरीके के पॉइंट में, और ऐसे ही पॉइंट बना के आपको ये आंसर लिखना है, इसमें ज्यादा चेंजेस नहीं करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर है बहुत सिंपल प्रोविजन, बट बच्चे जो है वो क्या करते हैं, 2 लाइन में आंसर कंप्लीट कर लेते हैं और उसमें कहीं ना कहीं मार्क्स नहीं मिलते। तो आप जब इस तरीके से इसको पॉइंट बना के प्रेजेंट करते हो तो आपको मार्क्स जो है वो पूरे मिल जाते हैं, ठीक है। तो उसकी बात कर रही है कि अमाउंट इज पेड और क्रेडिटेड टू पे, ठीक है, अमाउंट पे हुआ, क्रेडिट हुआ पे को, विदाउट डिडक्शन ऑफ टीडीएस बट आफ्टर सच पे, ठीक है। फर्निशेस द आरओआई, आरओआई फर्निश कर रहा है, टेक्स इनटू अकाउंट सच अमाउंट इन टोटल इनकम, सच अमाउंट को टोटल इनकम में इंक्लूड कर रहा है, एंड हैज पेड टैक्सेस ड्यू टू ऑन सच इनकम, टैक्सेस जो पे कर दिए ड्यू ऑन सच इनकम, एंड पेयर फर्निशेस अ सर्टिफिकेट फ्रॉम सीए टू दिस इफेक्ट दैट द पे हैज that payer has deducted and paid that payer has deducted TDS and included of ROI। हाँ, अगर पे ने अपना सर्टिफिकेट दिखा दिया तो ऐसा मान लिया जाएगा कि पेयर ने टाइम पे टीडीएस काटा था और डिडक्ट भी जमा भी कर दिया था। So the next topic we have here is TDS on salary। तो नॉर्मल केस में सर अपन लोगों ने देखा कि जो सैलरी का टीडीएस होता है ना, वो अगर आप पेमेंट नहीं करोगे, नहीं काटोगे, तो नॉन रेसिडेंट नहीं काटते हो तो आपको 100% डिसअलाउ होता है, रेसिडेंट के केस में 30% होता है, बट वो आपको अलाउ हो जाता है, वो आपको अलाउ हो जाता है वापस से जिस साल में आप पेमेंट कर दोगे। लेकिन अगर आप नॉन रेसिडेंट को सैलरी पे करते हो, लेकिन आप नॉन रेसिडेंट को सैलरी पे करते हो और टाइम पे टीडीएस डिडक्ट करके जमा नहीं करते, इवन एक दिन भी लेट हो जाते हो, तो वो आपको कभी अलाउ नहीं होगा, पेमेंट कर दोगे फिर भी अलाउ नहीं होगा। तो यही बोलता है कि अगर आपने नॉन रेसिडेंट को इंडिया के बाहर सैलरी पेमेंट कर दी और उसका टीडीएस नहीं काटा है, तो उस केस में वो कभी अलाउ नहीं होगा, ठीक है। तो सेम प्रोविजन है, टीडीएस हैज नॉट बीन डिडक्टेड इन प्रीवियस ईयर, तो या तो टीडीएस प्रीवियस में डिडक्ट हो चुका है और पे जो है वो ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग तक नहीं हुआ, ठीक है। उसके बाद एक आता है टैक्स ऑन नॉन मॉनिटरी परक्यूजिट। तो जो नॉन मॉनिटरी परक्यूजिट है वो एक फैसिलिटी है किसके लिए, एम्प्लॉय के लिए, बट खर्चा किसका है, एम्प्लॉयर का। तो फैसिलिटी एम्प्लॉय के हाथ पे टैक्सेबल हो रही है, तो इनकम एम्प्लॉय की, तो टैक्स किसको भरना चाहिए, एम्प्लॉय को, बट उसका टैक्स भर कौन रहा है, तो उसका टैक्स भर रहा है कौन, हमारा एम्प्लॉयर, ठीक है। अब अगर उसका टैक्स एम्प्लॉयर जो है वो भर रहा है, तो वो भी एम्प्लॉयर के लिए खर्चा है, टैक्स ऑन नॉन मॉनिटरी परक्यूजिट, उसका नॉन मॉनिटरी परक्यूजिट का टैक्स भी एम्प्लॉयर का खर्चा है, बट वो खर्चा जो है वो एम्प्लॉयर को अलाउ नहीं होगा, और जो इनकम एम्प्लॉय की वो हो रही वो क्या है, एग्जेम्प्ट है। तो अगर नॉन मॉनिटरी परक्यूजिट पर टैक्स एम्प्लॉयर दे देता है तो एम्प्लॉयर के हाथ में वो खर्चा अलाउ नहीं होगा और वो इनकम एम्प्लॉय के हाथ में एग्जेम्प्ट होगी। लेकिन अगर टैक्स एम्प्लॉय पे करता है तो कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट 2 सेक्शन है हमारी, एक है 41(1) और दूसरा है 41(5). तो ये जो है ना वो बात करती है, ये बात करती है इनकम ट्रीट करने की, कि कब किसको इनकम ट्रीट करना चाहिए। तो अगर कोई खर्चा पहले हम लोग को 100% अलाउ हो चुका था, ठीक है, और अभी वो रिकवर हो रहा है, तो ऐसे खर्चे जिनकी डिडक्शन ली जा रही है, अगर वो रिकवर हो रहा है तो उसको अपने को क्या ट्रीट करना है, इनकम ट्रीट करना है इन द ईयर ऑफ रिकवरी, ठीक है। और 45(5) क्या है, अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन। तो अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन जो है उसकी सेक्शन है 45(5), उसके तहत आप माइनस कर सकते हो प्रॉफिट में से। उसके बाद एक सेक्शन आती है जिसको बोलते हैं 40(2) और एक सेक्शन है क्या, 40(3). तो ये दोनों सेक्शन साथ सेक्शन है, एक है 40(2), एक है 40(3). 40(2) बोलता है पेमेंट टू स्पेसिफाइड पर्सन। किसको पेमेंट कर रहे हो आप, स्पेसिफाइड पर्सन को पेमेंट कर रहे हो। स्पेसिफाइड मतलब कि आपके जो रिलेटिव है, तो मैम स्पेसिफाइड कौन है नीचे बताएंगे आपको। तो अगर आप अनरिजनेबल पेमेंट करते हो या एक्सेसिव पेमेंट कर देते हो, तो सिर्फ जो अनरिजनेबल या एक्सेसिव वाला पोर्शन है सिर्फ वही डिसअलाउ होता है, पूरा डिसअलाउ नहीं होता है। तो पेमेंट टू स्पेसिफाइड पर्सन जो कि अनरिजनेबल है वो डिसअलाउ हो जाता है। अगर आप नॉन स्पेसिफाइड पर्सन को पेमेंट करते हो, नॉन रिलेटिव को पेमेंट करते हो, तो कोई अमाउंट डिसअलाउ नहीं होता है, ठीक है। अब इंडिविजुअल के केस में कौन है, स्पाउस, मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, लीनियर असेंडेंट, लीनियर डिसेंडेंट, ये है।
HUF के केस में उसके मेंबर और उनके रिलेटिव है, ठीक है। पार्टनरशिप फर्म और LLP के केस में है उनके पार्टनर्स और उनके रिलेटिव्स। कंपनी के केस में डायरेक्टर और उनके रिलेटिव, AOP बॉय के केस में मेंबर और उनके रिलेटिव। और अगर कोई ऐसी फर्म है जहां पर एनी पर्सन प्लस उसके रिलेटिव में लाके 20% या मोर होल्ड करते हैं तो वो भी जो है वो किस में आ जाएगा, मतलब सब्सटैंशियल इंटरेस्ट आ जाएगा वहां पर आपका, तो वो फर्म आपकी स्पेसिफाइड पर्सन बन जाएगी। और अगर कोई होल्डिंग कंपनी है, उसकी सब्सिडरी कंपनी है, तो ये दोनों तो स्पेसिफाइड पहले से थे। उसकी एक और सब्सिडरी है तो वो दोनों भी स्पेसिफाइड पहले से थे, बट ये दोनों जो है वो भी स्पेसिफाइड बन जाएंगे किसकी वजह से, कॉमन होल्डिंग। तो दो सब्सिडरी की अगर कॉमन होल्डिंग है तो वो दोनों सब्सिडरी भी आपस में स्पेसिफाइड पर्सन बन जाएंगे, ठीक है। तो ये बात करता है किसकी, सेक्शन 48(2) की। अब बात करते हैं किसकी, सेक्शन 48(3) की। क्या बोलता है कि अगर आप कैश पेमेंट करते हो 10,000 से ज्यादा, अगर आप 10,000 से ज्यादा कैश पेमेंट करते हो टू अ सिंगल पर्सन इन अ सिंगल डे, ठीक है, एक पर्सन को सिंगल पर्सन को सिंगल डे में किसी एक एक्सपेंडिचर के लिए, ठीक है, किसी एक एक्सपेंडिचर के लिए 10,000 से ज्यादा कैश पेमेंट करते हो तो वो डिसअलाउ हो जाएगा। मेक्स एनी एक्सपेंडिचर, सॉरी मेक्स एनी पेमेंट फॉर एनी एक्सपेंडिचर टू एनी पर्सन इन अ डे, तो वो क्या हो जाएगा, आपका डिसअलाउ हो जाएगा। अदरवाइज देन बाय वे ऑफ, मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है लैंग्वेज की, अदरवाइज देन बाय वे ऑफ अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट और यूज ऑफ एनी अदर मोड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, तो 10,000 से ज्यादा डिसअलाउ हो जाएगा, ठीक है। नहीं मतलब 10,000 से ज्यादा पेमेंट करोगे तो पूरा अमाउंट जो है वो डिसअलाउ हो जाएगा। और 35,000 लिमिट किसकी है, ट्रांसपोर्टर्स की है। प्लस कैश के साथ बियरर चेक भी जो है वो कैश में काउंट होता है तो वो भी अलाउ नहीं होगा, प्लस क्रॉस चेक भी कैश में काउंट होता है तो वो भी अलाउ नहीं होगा। सपोज फॉर एग्जाम्पल इस साल आपने पेमेंट नहीं किया बट आप अक्रूवल बेसिस फॉलो करते हो तो आपने रिडक्शन ले ली इस साल अक्रूवल बेसिस पे, बट अगले साल आप जो है वो कैश में पेमेंट कर देते हो उसका, तो अगले साल आपकी रिडक्शन जो है वो क्या हो जाएगी, डिसअलाउ हो जाएगी और वो अमाउंट को अपन इनकम बना देंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, एक्सेप्शन टू कैश पेमेंट, ठीक है, कि कैश पेमेंट अगर मैं कर रही हूँ, कैश पेमेंट अगर मैं कर रही हूँ तो उस केस में क्या बोलते हैं, चल जाएगा अगर इन लोगों को 10,000 से ऊपर का भी कर रही हूँ। पहला क्या है आपका, RBI, LIC, बैंक या गवर्नमेंट, कि अगर मैं इन लोगों को करती हूँ 10,000 से ऊपर कैश पेमेंट चलेगा सर, इनको नहीं करूंगी तो किसको करूंगी। फिर है पेमेंट मेड बाय बैंक एंट्री, कि अगर बैंक एंट्री, सॉरी बुक एंट्री एडजस्टमेंट, बुक एंट्री मतलब कि मुझे आपको 5 लाख रुपए देने और 5 लाख रुपए लेने हैं तो हम लोगों ने नेट सेटलमेंट कर दिया बुक्स में तो कोई दिक्कत नहीं है। पेमेंट टू प्रोड्यूसर्स ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, फॉरेस्ट प्रोडक्ट, पोल्ट्री प्रोडक्ट, फिश प्रोडक्ट, लाइफ स्टॉक, मतलब जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है वो सब को कैश पेमेंट चलेगा। रिटायरमेंट बेनिफिट 50,000 तक आप कैश में पेमेंट कर सकते हो। अगर कोई आप ऐसी जगह पे जा रहे हो जो कि आपका नॉर्मल प्लेस ऑफ ड्यूटी नहीं है और आपको 15 दिन की सैलरी अगर कैश में दी जा रही है तो चलेगा, अप टू 15 दिन चलेगा। आप ऐसी जगह पे पेमेंट करो जहां पे बैंक ही नहीं है तो फिर कैश पेमेंट ही चलेगा। और फॉरेन करेंसी या फॉरेन ट्रेवल चेक, अगर आप फॉरेन करेंसी परचेस करते हो, फॉरेन ट्रेवलर चेक परचेस करते हो तो बेटा कैश दोना लेना दोनों चलता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट 43B अपन पढ़ चुके हैं, एक्सपेंस अलाउड और पेमेंट बेसिस, तो ये आपका हो चुका है, ये हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आता है दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। तो अगर आप पार्टनरशिप फर्म हो तो आपको एक सेक्शन लगती है जिसका नाम है सेक्शन 40B, और 40B रिस्ट्रिक्शन लगाती है एक खर्चे पे। किस खर्चे पे, तो अगर पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर को कोई पेमेंट करती है, किसको पेमेंट कर रही है, अपने पार्टनर को, ठीक है। तो अगर पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर को कोई पेमेंट करती है तो वो जो खर्चा है ना उसमें से 2 खर्चे डिसअलाउ हो जाएंगे। एक खर्चा क्या बोलते हैं, सॉरी उसमें से सिर्फ 2 खर्चे अलाउ होंगे। पहला क्या अलाउ होगा, सैलरी अलाउ होगा, और दूसरा क्या अलाउ होगा, इंटरेस्ट अलाउ होगा। सिर्फ और सिर्फ 2 खर्चे अलाउ होंगे किसको, पार्टनरशिप फर्म को। तो पार्टनरशिप फर्म अगर अपने पार्टनर को कोई पेमेंट करती है तो उसको सिर्फ और सिर्फ 2 खर्चे अलाउ होने वाले, दैट इज सैलरी और इंटरेस्ट, ठीक है। अब यहां पर क्या बोल रहा है कि यहां पे अपन इसको वापस से समझते हैं कि पार्टनरशिप फर्म को एक सेक्शन लगती है जिसका नाम क्या है, सेक्शन 40B, जो रेस्ट्रिक्शन लगाती है ऑन अलाउबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट, बोनस, कमीशन और रेम्यूनरेशन।
ठीक है। तो एक जनरल सी बात है कि ये हमारी क्या है, पार्टनरशिप फर्म है और ये हमारे क्या है, पार्टनर्स है। तो पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर्स को सैलरी का पेमेंट करती है, इंटरेस्ट का करती है, बोनस का करती है, कमीशन का कर सकती है और कोई भी और चीज का पेमेंट कर सकती है, ठीक है। बट इसको प्रॉफिट एंड लॉस में दो ही खर्चा अलाउ होगा, कौन सा, सैलरी और इंटरेस्ट। बाकी खर्चे अलाउ होंगे क्या, नहीं। अब जो खर्चे अलाउ नहीं हो रहे हैं पार्टनरशिप फर्म को, वो ऑलरेडी जो है पार्टनरशिप फर्म उस पर टैक्स दे रही है, क्योंकि ये खर्चा पीएल में डेबिट नहीं हो रहा है, मतलब इन खर्चों से प्रॉफिट बढ़ा हुआ है, और प्रॉफिट बढ़ा हुआ है मतलब ऑलरेडी पार्टनरशिप फर्म जो है ये खर्च, ये वाली जो इनकम है उसमें पार्टनरशिप फर्म टैक्स दे रही है। बट दो खर्चे मेरे को प्रॉफिट में अलाउ हो चुके हैं, दैट इज सैलरी और इंटरेस्ट। तो इस पे तो पार्टनरशिप फर्म ही टैक्स दे रही, तो क्या ये पार्टनर्स के हाथ में टैक्सेबल होना चाहिए, नहीं। लेकिन सैलरी और इंटरेस्ट जितना पार्टनरशिप फर्म ने डेबिट किया है अपने पीएल में, उतना क्या होगा, टैक्सेबल होगा। किसके हाथ में, पार्टनर्स के हाथ में। वो तो बहुत जेन्युइन बात है कि जितनी सैलरी और जितना इंटरेस्ट पार्टनरशिप फर्म अपने पीएल में डेबिट करेगी, उतना ही टैक्सेबल होगा पार्टनर्स के हाथ में, क्योंकि उतना ही इसमें अपने प्रॉफिट में इफेक्ट दिया है। तो इतने से प्रॉफिट कम हो गया है, तो इसमें टैक्स कौन देगा, पार्टनर्स देंगे, ठीक है। अब आपको अलाउ होगी, पार्टनरशिप फर्म को अलाउ होगी सैलरी और इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट होगा, तो प्रॉफिट जो है वो क्या होगा, लेस होगा। तो एक लाइन मैं बोलती हूं कि जितना एक्सपेंस, इंटरेस्ट और सैलरी पार्टनरशिप फर्म को अलाउ होता है, उतना ही पार्टनर्स के हाथ में टैक्सेबल होता है, ठीक है। तो क्या है ये कि जितना इंटरेस्ट सैलरी पार्टनरशिप फर्म को अलाउ होगा, उतना पार्टनर्स के हाथ में टैक्सेबल होगा। तो सेक्शन 43B क्या बोलती है कि इंटरेस्ट और रेम्यूनरेशन अलाउ होगा अगर फॉलोइंग कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है। तो पहली कंडीशन क्या है कि रेम्यूनरेशन जो है वो वर्किंग पार्टनर्स को पे होना चाहिए। रेम्यूनरेशन एंड इंटरेस्ट जो है वो पार्टनरशिप डीड के हिसाब से होना चाहिए। रेम्यूनरेशन और इंटरेस्ट जो है वो प्रोस्पेक्टिव पीरियड के लिए होना चाहिए। प्रोस्पेक्टिव पीरियड मतलब कि आज से पार्टनरशिप डीड चालू हुई तो आज या उसके बाद से, पहले के टाइम का पीरियड कवर नहीं कर सकते। और लास्ट वाला है आपका क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और लोन मैक्सिमम 12% सिंपल इंटरेस्ट से ज्यादा नहीं हो सकता। और रेम्यूनरेशन जो है वो बुक प्रॉफिट बेसिस से निकाला जाएगा, मतलब एक कैलकुलेशन का तरीका सिखाया जाएगा, उसके हिसाब से कैलकुलेशन होगा। तो ये फॉलोइंग कंडीशन सबकी सब सैटिस्फाई होनी चाहिए कि रेम्यूनरेशन आप स्लीपिंग पार्टनर को नहीं दे सकते, सिर्फ वर्किंग पार्टनर्स को अलाउ होगा। रेम्यूनरेशन और इंटरेस्ट जो पार्टनरशिप डीड के हिसाब से होना चाहिए। रेम्यूनरेशन और इंटरेस्ट प्रोस्पेक्टिव पीरियड के लिए होना चाहिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और लोन मैक्सिमम 12% सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से होगा। और रेम्यूनरेशन जो है वो बुक प्रॉफिट बेसिस पे अलाउ हो जाए, ठीक है। अब कम टू चार्ट। तो ये चीज हमने पढ़ ली है। अब यहां पर बोल रहा है कि जो आपका रेम्यूनरेशन जो आपको बुक प्रॉफिट बेसिस से अलाउ हो रहा है, तो वो कितना अलाउ होगा, तो जो आपका बुक प्रॉफिट है उसका फर्स्ट 6 लाख ऑफ बुक प्रॉफिट जो है उसमें ये लिमिट दी गई है। क्या लिमिट है ये, बुक प्रॉफिट इंटू 90% और 3 लाख विच एवर इज हायर, ठीक है। बुक प्रॉफिट का जो अमाउंट रहेगा इंटू 90% और 3 लाख विच एवर इज हायर, और बैलेंस बुक प्रॉफिट में बुक प्रॉफिट इंटू 60%, ठीक है। तो बुक प्रॉफिट का मतलब क्या है मैम, तो जो आप पीजीबीपी निकालते हो ना, बस वही है बिफोर रेम्यूनरेशन। ये सैलरी ऊपर दी गई है क्योंकि इसी के लिए तो हम बुक प्रॉफिट निकाल रहे हैं रेम्यूनरेशन निकालने के लिए। तो रेम्यूनरेशन को माइनस किए बिना जो हमारा नॉर्मली पीजीबीपी आता है वही, ठीक है। तो आपको जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तो आपके लिए बहुत इजी करने के लिए हमने इसको 3 स्टेप में डिवाइड कर दिया। स्टेप नंबर 1 में आपको क्या निकालना है, बुक प्रॉफिट निकालना है। स्टेप नंबर 1 में क्या निकालना है, बुक प्रॉफिट निकालना है। स्टेप नंबर 2 में क्या निकालना है, अलाउेबल रेम्यूनरेशन एज पर 40B, जो अभी आपने पढ़ा था ना, रेम्यूनरेशन अलाउेबल, ये तो ये आपका स्टेप नंबर 2 है। स्टेप नंबर 3 क्या आपका, टोटल इनकम ऑफ द फर्म, ठीक है। तो स्टेप 3 में आपको क्या निकालना है, टोटल इनकम निकालना है। तो स्टेप 1 में आपको क्या निकालना है, स्टेप 1 में आपको निकालना है बुक प्रॉफिट। स्टेप 2 में निकालना है अलाउबल रेम्यूनरेशन। स्टेप 3 में निकालना है टोटल इनकम। स्टेप 3 जो है वो सबसे इजी है। इजी कैसे है कि स्टेप 1 माइनस स्टेप 2 इज इक्वल्स टू स्टेप 3, ठीक है। तो वो आपकी टोटल इनकम आ जाएगी, मतलब पीजीबीपी माइनस रेम्यूनरेशन इज इक्वल्स टू योर टोटल इनकम। और तो आप सीख जाते हैं किस चीज को, स्टेप 1 दैट इज बुक प्रॉफिट। तो सबसे पहले आप जो नेट प्रॉफिट दिया हुआ है आपके पीएल का, वो आप कंसिडर करोगे, ठीक है। उसमें से ऐड करोगे जो खर्चे डिसअलाउड है और लेस करोगे जो खर्चे आपके अलाउड है। तो क्या ऐड करना है मैम, इसी के लिए तो निकाल रहे हैं, तो सैलरी सबसे पहले ऐड होगा। बोनस,
बोनस अलाउ होता है क्या पार्टनरशिप फर्म को? नहीं अलाउ होता, तो ये ऐड करेंगे। क्या कमीशन अलाउ होता है? नहीं। इंटरेस्ट अलाउ होता है? हाँ होता है, लेकिन कहां तक होता है? सिर्फ 12% तक अलाउ होता है। तो 12% की जो ऊपर वाला आपका इंटरेस्ट है वो अपन क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, ठीक है। और जो कोई खर्चा जो पार्टनरशिप फर्म को डिसअलाउ होता है वो सारे खर्चे ऐड हो जाएंगे। और अगर कोई खर्चा अलाउ होता है जैसे कि फॉर एग्जांपल डेप्रिसिएशन, तो वो अपन माइनस कर देंगे, ठीक है। तो आपका आ जाएगा क्या? बुक प्रॉफिट फॉर रेम्यूनरेशन एज पर 40B। तो ये आपका स्टेप नंबर 1 हो गया। फिर आपका स्टेप नंबर 2 जो है वो स्टेप नंबर 1 के हिसाब से ही निकलेगा कि जो आपका बुक प्रॉफिट है उसमें से फर्स्ट 6 लाख का जो बुक प्रॉफिट है उसमें 3 लाख बुक प्रॉफिट इंटू 90% और 3 लाख विच एवर इज हायर, ठीक है। और बैलेंस बुक प्रॉफिट इंटू 60%। तो ये आपका हो गया। उसके बाद एक्सप्लेनेशन अंडर सेक्शन 40B। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं कि अगर कोई बंदा है जो कि क्या है? इंडिविजुअल है, और वो क्या है? पार्टनर है इंडिविजुअल कैपेसिटी में किसी पार्टनरशिप फर्म में, ठीक है। और उसको जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में मिल रहा है, मतलब उसको किसी और के लिए मिल रहा है, मतलब किसी और आसपास का जो गार्जियन है या किसी का मेंबर है उसको इंटरेस्ट पे करना था, तो वो इसको पे किया जा रहा है। किसको? इंडिविजुअल को, किसी और के बिहाफ में इसको इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है। तो अगर वो पार्टनर इंडिविजुअल कैपेसिटी में है और उसको इंटरेस्ट मिल रहा है रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में, तो उस इंटरेस्ट में 40B की लिमिट नहीं लगेगी जो आपने ऊपर देखी है वो 12% वाली, ठीक है। और अगर वो पार्टनर रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में है और इंटरेस्ट उसको इंडिविजुअल कैपेसिटी में मिल रहा है, तो उस केस में भी 40B की जो लिमिट है वो नहीं लगेगी, ठीक है। तो वाइस वर्सा है, तो यही चीज जो है वहां पे दी गई है। एंड अगर आप इस फॉर्मेट से फॉलो करोगे तो आपका क्वेश्चन जो है वो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्या? एओपी बीओआई। क्या बात करता है सर ये कि 40BA इंटरेस्ट सैलरी बोनस कमीशन पेड बाय एओपी बीओआई व्हाइल कंप्यूटिंग पीजीबीपी शैल बी डिसअलाउड, ठीक है। कि अगर इंटरेस्ट सैलरी बोनस और कमीशन पेड बाय एओपी बीओआई, ठीक है, कि अगर इंटरेस्ट सैलरी बोनस कमीशन जो कि एओपी बीओआई पे कर रहा है वाइल कंप्यूटिंग पीजीबीपी सब डिसअलाउ हो जाएगा। जैसे वहां पर 2 चीजें अलाउ होती थी, यहाँ पर कुछ भी अलाउ नहीं होगा, सब डिसअलाउ। जब भाई कोई खर्चा अलाउ नहीं हो रहा है, मतलब मेरा प्रॉफिट कम नहीं हो रहा है, तो एओपी बीओआई सब चीजों पर टैक्स दे रही है, तो क्या पार्टनर के हाथ में टैक्सेबल होगा? नहीं, डबल टैक्सेशन नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद बोलता है कि इफ एनी इंटरेस्ट इज रिसीव एंड पेबल बोथ टू अ फर्म, अगर आपको एक जगह देना है और एक जगह लेना है और आप नेट सेट ऑफ कर लेते हो तो फिर ये सब कुछ नहीं लगेगा। उसके बाद एक्सप्लेनेशन जो है वो सेम है जैसे आपकी पार्टनरशिप फर्म के केस में थी, वैसे ही आपकी ओपी बीओआई के केस में भी है, ठीक है। नाउ come to your section called as what? Presumptive taxation. This is one of the most important topic of your chapter, ठीक है। हाँ, पीजीबीपी चैप्टर। अब अपन बात करते हैं टैक्सेशन ऑप्शन, ठीक है। तो अगर आप एक बिजनेसमैन हो तो आपके पास 2 तरीके से आप अपने ऊपर टैक्सेशन स्कीम ऑप्ट कर सकते हो। एक आप नॉर्मल पीजीबीपी टैक्सेशन में जा सकते हो, आप एक पीजीबीपी में प्रिजम्पटिव टैक्सेशन करके ऑप्शन है। प्रिजम्पटिव में क्या होता है कि आप प्रिज्यूम करते हो कि वहां सरकार बोलती है कि आप 6% या 8% अपना प्रॉफिट दिखा दो सेल्स का, इतना चल जाएगा, या तो आप एक्चुअल के साथ जाना चाहते हो, ठीक है। तो या तो आप इसमें जाओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? एक्चुअल में बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनानी पड़ेगी, ऑडिट करवानी पड़ेगी और एक्चुअल प्रॉफिट में टैक्स देना है। तो अगर आपको एक्चुअल प्रॉफिट में टैक्स देना है, किसमें देना है? एक्चुअल प्रॉफिट में, तो आप जाओगे किसमें? नॉर्मल इसमें। और अगर आपको प्रिज्यूम करके कि हाँ ठीक है इतना मेरा प्रॉफिट होगा, प्रिजम्पटिव प्रिज्यूम करके अगर आपको देना है, ठीक है, तो आप जाओगे किसमें? प्रिजम्पटिव टैक्सेशन, ठीक है। अगर आप जाते हो एक्चुअल प्रॉफिट में, नॉर्मल पीजीबीपी टैक्सेशन में, तो आपको सेक्शन 30 से लेके 38 तक जितने खर्चे बताए गए वो सारे अलाउ हो जाते हैं। और यहाँ पे आपको ऑडिट करवानी पड़ती है अगर आपका टर्नओवर जो है वो 1 करोड़ से ऊपर है,
ठीक है। तो अगर आप नॉर्मल ये ऑप्ट करते हो तो अगर आपका टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर है तो आपको ऑडिट करवानी पड़ेगी। अगर आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में जाते हो तो वो सेक्शन होती है सेक्शन 44 AD, जहाँ पे आपको 6% या 8% प्रॉफिट दिखाना होता है अपनी सेल्स का, और आपकी सेल्स अप टू कितनी होनी चाहिए, 2 करोड़ या 3 करोड़। मैम लिमिट कैसे पता चलेगी, तो वो अभी आगे जाके पढ़ेंगे, बस अब इतना सीख लो कि लिमिट है आपकी 2 करोड़ या फिर 3 करोड़। अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ या 3 करोड़ तक है, मतलब आप छोटे बिजनेस में, छोटे बिजनेस के लिए स्कीम लाई गई है। अगर 2 करोड़ या 3 करोड़ से एक्सीड हो जाता है तो आप किस में आ जाओगे, नॉर्मल पीजीबीपी में, और फिर आपको ऑडिट करवानी पड़ेगी। ठीक है, तो नॉर्मल लोगों के लिए ऑडिट की लिमिट कितनी है, 1 करोड़। इन लोगों के लिए ऑडिट की लिमिट कितनी है, 2 करोड़ या फिर 3 करोड़। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं किसकी, प्रोफेशन की। ये भी नॉर्मल पीजीबीपी, और यहाँ आता है सेक्शन 44 ADA। अगर आपका टर्नओवर कहाँ तक है, तो अगर आपका टर्नओवर जो है वो 50 या 75 लाख तक है तो आप ले सकते हो। डीम प्रॉफिट आपको कितना दिखाना है, 50%। ये किसके लिए, प्रोफेशन के लिए। और ट्रांसपोर्टर के लिए है नॉर्मल पीजीबीपी और सेक्शन 44A, कि अगर आपके पास 10 ट्रक तक है तो आप 44A में जा सकते हो, और 10 ट्रक से ज्यादा है साल भर में कभी भी, तो आप किस में जाओगे, फिर नॉर्मल में जाओगे, सॉरी, तो फिर आप किस में जाओगे, नॉर्मल में जाओगे। 10 ट्रक से ज्यादा होगी तो। ठीक है, तो बिजनेसमैन या तो नॉर्मल पीजीबीपी या तो 44 AD, प्रोफेशन होगा तो या तो नॉर्मल या तो 44 AD है, ट्रांसपोर्टर होगा तो या तो नॉर्मल या तो 44 A। ठीक है, सो हियर वी हैव 3 सेक्शन, सेक्शन 44 AD, 44 ADA और AE। अगर आप वीडियो को पूरे एंड तक बने रहेंगे और बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको पूरे जो प्रोविजन है वो बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। और हमने जो पूरा कंपैरिजन है वो एक ही क्या बोलते हैं चार्ट के अंदर रखा है, प्लस दूसरे सेक्शंस भी जो इससे रिलेट करते हैं उसको एक पेज के अंदर दिया हुआ है। ठीक है, तो अभी अपन आते हैं किसमें, सेक्शन 44 AD, ADA और A। ठीक है, तो सबसे पहले अपना क्या है, सेक्शन 44 AD, जो कि किसके लिए बेटा, बिजनेस के लिए। अब बिजनेस के लिए प्रिजम्पटिव टैक्सेशन है तो वो किसको अलाउ होता है, तो वो अलाउ होता है आपके रेसिडेंट इंडिविजुअल को, रेसिडेंट HUF या रेसिडेंट फर्म एक्सक्लूडिंग LLP। ठीक है, जिसकी लिमिटेड लायबिलिटी है उसको अपन यहाँ पर नहीं लेते हैं। तो रेसिडेंट इंडिविजुअल, HUF और फर्म एक्सक्लूडिंग LLP who has not claimed डिडक्शन, जिन लोगों ने 10AA की डिडक्शन क्लेम नहीं किए या 80 IA से 80 RRB की डिडक्शन क्लेम नहीं किया। तो 10AA क्या होता है सर, 10AA होता है SEZ की डिडक्शन नहीं लिया। 80 IA से लेके 80 RRB के बीच में कौन सी डिडक्शन आती है, तो एक आती है 80 JJAA, 80 QQB और 80 RRB। ठीक है, तो एक है 80 JJAA, 80 QQB और 80 RRB। तो ये वाली डिडक्शंस जो है वो यहाँ पर आती है। उसके बाद इन लोगों को जो है वो एलिजिबल एसएससी है, तो इन लोगों को 44 AD मिल सकता है। तो रेसिडेंट इंडिविजुअल है, HUF है या फिर रेसिडेंट फर्म है एक्सक्लूडिंग LLP, जिन लोगों ने 10AA या 80 IA से 80 RRB तक रिडक्शन क्लेम नहीं किया। एप्लीकेबिलिटी, तो इसमें 2 टर्नओवर लिमिट है, एक है 2 करोड़, एक है 3 करोड़। नॉर्मली इट इज 2 करोड़ फॉर एवरीवन, 2 करोड़ फॉर एवरीवन, बट अगर आपका कैश रिसिप्ट सिर्फ और सिर्फ 5% है ऑफ द टोटल रिसिप्ट, ठीक है, कि आपको जितना सेल ग्रॉस रिसिप्ट आ रहा है तो आपकी सेल का जो सिर्फ 5% जो वो कैश है, बाकी पूरा बैंक ट्रांजैक्शन से, तो सरकार ने आपका भरोसा देखते हुए लिमिट को इंक्रीज करके कितना कर दिया है, 3 करोड़। तो नॉर्मली लिमिट कितनी है, 2 करोड़, बट अगर आपका कैश रिसिप्ट सिर्फ और सिर्फ 5% है टोटल रिसिप्ट का तो आपकी लिमिट हो जाएगी 3 करोड़। ठीक है, टीओ टर्नओवर, जीआर मतलब ग्रॉस रिसिप्ट। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं नॉट एप्लीकेबल। 44 AD कौन से बिजनेस नहीं ले सकते हैं, तो 44 AE मतलब ट्रांसपोर्टर बिजनेस नहीं ले सकते। दूसरा बात करता है कौन सा, एजेंसी बिजनेस, तो एजेंसी बिजनेस नहीं ले सकते सर। तीसरा बात करते हैं कमीशन ऑफ ब्रोकरेज बिजनेस, ठीक है, तो 44 AE बिजनेस, एजेंसी बिजनेस और कमीशन ऑफ ब्रोकरेज बिजनेस तो ये नहीं ले सकते। ठीक है, उसके बाद प्रॉफिट कितना दिखाना है, तो या तो 8% या तो 6%। तो अगर आपका कैश टर्नओवर है तो फिर आप दिखाओगे 8%, और नॉन कैश वालों के लिए फिर थोड़ा डिस्काउंट है कि अगर आपका नॉन कैश टर्नओवर है तो आपका मतलब बैंकिंग मोड से आया तो 6%, तो कैश के लिए 8% प्रॉफिट और नॉन कैश के लिए 6% दिखाना है। उसके बाद कौन कौन से खर्चे आपको अलाउ होंगे प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में, तो आपको सेक्शन 30 से 38 तक कोई भी खर्चे अलाउ नहीं होंगे। हम मानते हैं कि ये सारे एक्सपेंस आप ले चुके ऑलरेडी। एडवांस टैक्स की ऐसे 4 इंस्टॉलमेंट होती, बट यहाँ पर आपकी एक ही इंस्टॉलमेंट होगी
जो कि आएगी 15 मार्च ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। नॉर्मली कितनी होती है 4, बट इसमें एक इंस्टॉलमेंट वो भी 15 मार्च को आएगी, जिसमें आपको 100% ऑफ द टैक्स जो है वो पे करना है, एडवांस टैक्स। ठीक है, तो ये आपका एक्सपेंस 30 से 38 तक अलाउ नहीं होगा, एडवांस टैक्स एक इंस्टॉलमेंट। पार्टनरशिप फर्म को जो नॉर्मल 40B की रिडक्शन मिलती है वो यहाँ पर आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, उसके बाद अगर आप 44AD ऑप्ट करते हैं तो आपको दो फायदा मिलता है। एक तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने की जरूरत नहीं है, और दूसरा आपको ऑडिट भी करवाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अगर आप 44AD ऑप्ट करते हैं तो आपको दो फायदा मिलता है। एक तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं बनाना है और उसकी ऑडिट भी नहीं करवानी है, बट इसकी दो कंडीशंस हैं। इसको फ्रेम किया है दो कंडीशंस में कि सर ये दोनों कंडीशन जब साथ में सेटिस्फाई होगी ना तो हम आपको 44AD का फायदा देंगे। तो एक कंडीशन को रिलेट किया है किससे, सेल्स से, और दूसरे कंडीशन को रिलेट किया है किससे, प्रॉफिट से। तो सेल्स कितना बोलता है कि आपका सेल्स जो है वो उल्टा लिख दिया मैंने, एक को वो उसके क्या प्रॉफिट से, एक को किया है किससे, प्रॉफिट से, और दूसरे को कितना किया है, सेल्स से। तो प्रॉफिट कितना दिखाना है, 8% या 6%, और सेल्स कितने होने चाहिए, 2 करोड़ या 3 करोड़ तक होनी चाहिए। ठीक है, अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अभी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो आप 44AD के बाहर हो जाओगे और फिर आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी बनानी पड़ेगी और ऑडिट भी करवानी पड़ेगी। तो यही बोल रहा है कि आपको ऑडिट करवानी पड़ेगी अगर आपका डिक्लेरेशन जो है वो 8% या 6% से कम है, और आपकी टोटल इनकम जो है वो कम है किससे, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से, कि बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से आपकी इनकम जो है वो क्या है, कम है। तो उस केस में आपको क्या बोलते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना के उनकी ऑडिट करवानी पड़ेगी। ठीक है, तो वापस से 44AD बहुत आसान है। रेसिडेंट, इंडिविजुअल, HUF और फर्म के लिए इसे है एक्सक्लूडिंग LLP। जिन लोगों ने 10AA और 80 IA से 80 RRB तक रिडक्शन क्लेम नहीं किया, टर्नओवर आपका होना चाहिए 2 करोड़ या 3 करोड़। 2 करोड़ आपका नॉर्मली है, बट अगर आपका कैश रिसिप्ट सिर्फ 5% है टोटल कैश रिसिप्ट का, तो आपके लिए लिमिट बढ़ा के की जाती है 3 करोड़। ठीक है, 3 बिजनेस को एप्लीकेबल नहीं होता है, दैट इज 44AE बिजनेस, एजेंसी बिजनेस और ब्रोकरेज बिजनेस। प्रॉफिट आपको दिखाना है कितना, 8% और 6%। एक्सपेंस जो है आपका 30 से 38 तक के आपके खर्चे अलाउ नहीं होंगे। एडवांस टैक्स की एक इंस्टॉलमेंट है जो कि 100% होगी 15 मार्च ऑफ द प्रीवियस ईयर में। फिर पार्टनरशिप फर्म के केस में आपको सेक्शन 40 की रिडक्शन नहीं मिलेगी और आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने की जरूरत नहीं है, ऑडिट भी नहीं करवाना है। अगर आपका टर्नओवर जो है वो 2 करोड़ या 3 करोड़ तक है और आपका प्रॉफिट जो है वो 8% या 6% तक है, लेकिन अगर आप इससे बाहर हो जाते हैं तो आपको ऑडिट करवानी पड़ेगी। अगर आपका प्रॉफिट 8% या 6% से कम है और टोटल इनकम जो है वो ज्यादा है किससे, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, सेक्शन 44ADA की। क्या बोलता है, रेसिडेंट इंडिविजुअल। ठीक है, रेसिडेंट इंडिविजुअल है, रेसिडेंट फर्म है, एक्सक्लूडिंग व्हाट योर LLP। तो रेसिडेंट इंडिविजुअल और रेसिडेंट फर्म एक्सक्लूडिंग LLP एंगेज्ड इन द प्रोफेशन वेयर 44AA। ठीक है, तो रेसिडेंट इंडिविजुअल और रेसिडेंट फर्म एक्सक्लूडिंग LLP एंगेज्ड इन द प्रोफेशन वेयर 44AA में जो एंगेज्ड है, मतलब प्रोफेशनल्स के लिए। इनके लिए टर्नओवर की लिमिट कितनी है, 50 लाख और 75 लाख। ठीक है, इनकी टर्नओवर लिमिट कितनी है, 50 लाख और 75 लाख। तो 50 लाख नॉर्मली और 75 लाख अगर आपका कैश से 5% तक है टोटल रिसीट का। तो प्रॉफिट कितना दिखाना है, 50%, बाकी सब सेम है। एक्सपेंस 30 से 38 तक अलाउ नहीं होंगे, एडवांस टैक्स की एक इंस्टॉलमेंट है, 42B अलाउ नहीं होगा। प्लस डिक्लेरेशन, आपको प्रॉफिट 50% दिखाना है, ग्रॉस रिसिप्ट या फिर आपका सेल्स 50 लाख या 75 लाख तक ही दिखाना है। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी नहीं बनाना पड़ेगा, ऑडिट भी नहीं करानी पड़ेगी। वायलेट कर दोगे तो ऑडिट कराना पड़ेगा। अगर डिक्लेरेशन जो है वो इसको कर दो लेस देन 50% और टोटल इनकम जो है वो मोर देन बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है, तो वहां पर कराना पड़ेगा। उसके बाद 44AE असेसी एंगेज इन द बिजनेस ऑफ प्लाइंग, हायरिंग और लीजिंग, मतलब ट्रांसपोर्टर है तो उसमें लग जाएगा मैक्सिमम 10 व्हीकल एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। साल भर में कभी भी 10 व्हीकल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए उसकी गिनती। ठीक है, तो साल भर में कभी भी नहीं होगा तो आप इसमें आओगे। ठीक है, अब 2 टाइप के व्हीकल को यहाँ पर क्लासिफाई किया है, एक है हैवी गुड्स व्हीकल और दूसरा है आपका अदर्स। ठीक है, तो हैवी गुड्स व्हीकल है तो आपकी इनकम होगी 1000 पर टन ऑफ द ग्रॉस व्हीकल वेट और अनलैडन वेट फॉर एवरी मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। ठीक है, तो फॉर एवरी मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। अब
7500 पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। फिर आपकी क्या सेम है, तो यहाँ पर सेम है आपकी एक्स 30 से 38 की डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी। एडवांस टैक्स की नॉर्मल 4 इंस्टॉलमेंट हो जाएगी। सेक्शन 40B आपको मिल जाएगा, प्लस इनकम आपको 44A के हिसाब से दिखाओगे और मैक्सिमम 10 व्हीकल ही रखोगे। तो 44A ऑप्ट कर रहे हो तो फिर बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं बनाना है और ऑडिट भी नहीं करवाना है, लेकिन वायलेशन हो जाता है तो आपको ऑडिट करवानी पड़ेगी। ठीक है, तो ये जो है हमारा क्या है, 3 सेक्शन है, 44AD, ADA और AE। लेकिन एक दिया हुआ है क्या यहाँ पर एडिशनल प्रोविजन, जो कि सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, 44AD के लिए। 44AD के लिए एडिशनल प्रोविजन है, वो बोलता है कि अगर आपने इस साल 44AD ऑप्ट किया है तो आपको अगले 5 साल तक, ठीक है, 5 साल तक 44AD ऑप्ट करना है। अगर आपने इस साल किया है तो अगले 5 साल तक आपको 44AD जो ऑप्ट करना है। बट अगर आपने 5 साल में कभी भी 44AD ऑप्ट नहीं करते तो उसके अगले 5 साल तक आप 44AD ऑप्ट नहीं कर पाओगे। ठीक है, इसका एग्जाम्पल यहाँ पर हम लोगों ने बनाया था। फॉर एग्जाम्पल मान लो ये हमारा प्रीवियस है 24-25, तो यहाँ पर हमने 44AD ऑप्ट कर लिया, तो उसके बाद से 5 साल तक 1 2 3 4 5 ये मैं 44AD मेरे को ऑप्ट करना कंपलसरी, ये मेरी कंडीशन है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल मैं 3rd ईयर में वॉयलेट कर देती हूँ कि मैं बोलती हूँ कि भाई इस साल में नहीं कर रही हूँ 44AD ऑप्ट, तो फिर मैं यहाँ से लेके 5 साल तक 4 5 और 1 2 3 और इतने टाइम तक मैं 44AD जो है वो ऑप्ट नहीं कर पाऊंगी। ये कंडीशन सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, 44AD के लिए, बाकी लोगों के लिए नहीं है। तो आ जाओ ये चार्ट में। ठीक है, अब हैवी गुड्स व्हीकल की डेफिनेशन है कि जिसकी कैपेसिटी 12,000 kg या 12 टन से ज्यादा है। ध्यान रखना, बच्चे ही गलती करते, 12,000 को भी हैवी ले लेते हैं। 12,000 kg है या 12 टन है तो वो हैवी नहीं है, 12 से ज्यादा होगा तो वो हैवी है। ठीक है, तो यहाँ पर है ग्रॉस व्हीकल वेट और अनलेडन वेट का मतलब है, ग्रॉस व्हीकल मतलब कि फुल कैपेसिटी में वेट कितना होगा और अनलेडन वेट मतलब एम्प्टी कैपेसिटी में वेट कितना होगा, उसको बोलते हैं यहाँ पर ग्रॉस वेट। उसके बाद नेक्स्ट आया आपका कंपलसरी मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स की सर मेरे को बुक्स ऑफ अकाउंट्स कब बनाना पड़ेगा, तो वो बताते हैं हमारा कब, सेक्शन 44AA। ठीक है, दैट इज कंपलसरी मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। कि अगर आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना है तो लॉ आपको बताएगा कि आपको कब कंपलसरी मेंटेन करना है। तो इसमें है पार्ट ए और दूसरा है आपका पार्ट बी। ठीक है, तो पार्ट ए जो है वो क्या है, स्पेसिफाइड नोटिफाइड प्रोफेशन। स्पेसिफाइड है, आप नोटिफाइड प्रोफेशन के अंदर हो तो अगर आपकी ग्रॉस रिसीट पिछले 3 सालों का, तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, सेल्स देखते हैं या तो ग्रॉस रिसीट विच इज अल्टीमेटली सेम। तो अगर आपका सेल्स जो है वो पिछले 3 सालों में, सेल्स जो है वो पिछले 3 सालों में अगर 1.5 लाख से ज्यादा है तो उस केस में आप इसमें आ जाओगे। और पार्ट बी बात करते हैं अदर एसएससी विच इज योर बिजनेस वाला पार्ट। ठीक है, तो अगर आपका पीजीबीपी अगर 2.5 लाख से ज्यादा है या फिर आपका क्या बोलते हैं टर्नओवर 25 लाख से ज्यादा है, ठीक है, किसी भी 3 साल में, किसी भी 1 साल में ना, ऐसा नहीं कि हर साल, तो इधर जो कंडीशन है वो किसकी है, सिर्फ 3 साल में 1 साल की है। और अगर आप इंडिविजुअल एचयूएफ नहीं हो तो उस केस में अगर आपका पीजीबीपी 1,20,000 से ज्यादा है, ग्रॉस सेल्स अगर 10 लाख से ज्यादा है पिछले 3 साल में किसी भी 1 साल, तो उस केस में आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाना पड़ेगा। तो प्रोफेशन में क्या बोलता है कि पिछले 3 साल में हर साल आपका ग्रॉस रिसीट 1.5 लाख से ज्यादा होना चाहिए। और अदर एसएससी बिजनेस में क्या बोलता है, इंडिविजुअल एचयूएफ को पीजीबीपी 2.5 लाख से ज्यादा पिछले 3 साल में किसी भी 1 साल और टर्नओवर 25 लाख से ज्यादा। और अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ में पीजीबीपी 1,20,000 से ज्यादा और ग्रॉस सेल्स 10 लाख से ज्यादा। अब पार्ट ए में डिफाइन किया गया है कि प्रोफेशन जो है वो कौन होता है, तो मेडिकल जो है वो प्रोफेशन है, जो लोग मेडिकल में इन्वॉल्व है, जो लीगल कंसल्टेंसीज में इन्वॉल्व है, जो अकाउंटेंसी के फील्ड में, जो फिल्म आर्टिस्ट है, जो इंजीनियरिंग है, टेक्निकल कंसल्टेंसी में है, आर्किटेक्चर में है, इंटीरियर डेकोरेटर है, सीएस है, और एनी अदर प्रोफेशन एंड एज पर सीबीडीटी, तो वो इसमें आ जाएगा। ठीक है, अब रूल 6F बताते हैं कि कौन कौन सी चीजें जो मेंटेन करनी, विच इज वेरी इजी। और पार्ट सी जो है वो वही बताया गया कि अगर आप 44AD वॉयलेट कर देते हो या 44AD या 44AE, और ये दोनों फाइनल की सेक्शंस हैं, ठीक है, तो उस केस में आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी बनाना पड़ेगा और ऑडिट भी करवानी पड़ेगी। और बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कब तक करना है, 6 years फ्रॉम द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर। ठीक है, फ्रॉम द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर के बाद आपको 6 साल काउंट करने हैं
और पेनाल्टी कितनी है सर? 25,000 की। 25,000 की पेनाल्टी लग जाएगी अगर आपने नहीं मेंटेन किया तो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आएगा सेक्शन 44AB, दैट इज कंपल्सरी ऑडिट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, ठीक है। कि अगर आप क्या कर रहे हो, कंपल्सरी ऑडिट कर रहे हो किसकी सर? बुक्स ऑफ अकाउंट्स की। तो दैट इज योर टैक्स ऑडिट अंडर सेक्शन 44AD, इसी को AB सॉरी, इसी को बोला जाता है क्या? टैक्स ऑडिट। तो टैक्स ऑडिट अंडर सेक्शन 44AB। तो इसमें भी लिमिट सबके लिए अलग अलग है, जैसे ये बिजनेस की लिमिट है, ये प्रोफेशन की है, और ये आपका नॉर्मल वायलेशंस की है। तो अगर आप बिजनेस में हो और आपका टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है तो आपको ऑडिट करवाना कंपलसरी है। लेकिन इस 1 करोड़ की लिमिट को सरकार 10 करोड़ कर देती है। 1 करोड़ की लिमिट को सरकार 10 करोड़ कर देती है अगर आपका कैश रिसिप्ट से 5% है टोटल रिसिप्ट का, कैश पेमेंट से 5% है टोटल पेमेंट का, ठीक है। तो आप 95% अगर आप बैंकिंग ट्रांजैक्शंस करते हो तो उस केस में आपकी ऑडिट की लिमिट जो है वो 1 करोड़ से 10 करोड़ हो जाएगी। 10 करोड़ तक ऑडिट करवाने की कोई जरूरत नहीं है। प्रोफेशन के केस में क्या बोलता है कि आपका ग्रॉस रिसिप्ट जो है वो अप टू 50 लाख है। ग्रॉस रिसिप्ट इज अप टू हाउ मच? 50 लाख, नहीं मोर देन 50 लाख। अगर आपका कैश रिसिप्ट 50 लाख से ज्यादा है तो आपको ऑडिट करवाना पड़ेगा, ठीक है। और बाकी ये वाला वही जो वहां लिखा था कि अगर आपको 8% या 6% से कम का प्रॉफिट दिखा रहे हो और आप 44AD में आते हो और टोटल इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है तो ये कम का प्रॉफिट दिखाते हो, डिक्लेरेशन इज लेस देन 50% और ये ज्यादा है, और डिक्लेरेशन 44A के हिसाब से नहीं है, या तो ये CA फाइनल का, इसको हटा दो, तो उस केस में करवाना पड़ेगा, ठीक है। ऑडिट करेगा कौन भाई? अपन विच लोग? CA। ड्यू डेट क्या है? 1 मंथ बिफोर द ड्यू डेट ऑफ ROI किसी से। उसके बाद पेनाल्टी की अगर अपन बात करें तो इफ असेसी फेल्स टू गेट ऑडिटेड देन 0.5% ऑफ टर्नओवर और ग्रॉस रिसिप्ट और 1.5 लाख व्हिचएवर इज लोअर, ठीक है। जो भी लोअर है वो यहाँ आ जाएगा। और पूरे चैप्टर के लिए आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि कैश और चेक विच आर नॉट अकाउंट पे आर ट्रीटेड एज व्हाट बेटा? कैश, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा टेक्निकली जो आपका PGBP का चैप्टर है कंप्लीट होता है। अगर आप लोग को ये वीडियो जमा हो या पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट डाउन बिलो एंड रेफर टू योर फ्रेंड्स। एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी चाहिए दैट इज व्हाट 115 BAC इफेक्ट, कि अगर आप 115 BAC ऑप्ट करते हो तो उस केस में आपको कुछ चीजों की डिडक्शन नहीं मिलती है। तो इसमें कुछ सेक्शन जो है वो किसकी फाइनल की है, जैसे कि उसको हटाना पड़ेगा, ये एडिशनल टी कॉफी रबड़ ये फाइनल है, ये भी फाइनल। जो तुम लोगों को समझ नहीं आता वो सब CA फाइनल है। मैम हम लोगों को कुछ नहीं समझ आता, गुड। तो इसमें तो इसका एक शॉर्ट फॉर्म है, कैसे याद रखेंगे इसको? तो इसको याद करने के डे 1 मैंने आपको सिखाया था, चैप्टर नंबर 1 के लिए PGBP का ये रहा। SEZ का एडिशनल डेप्रिसिएशन साइंटिफिक नहीं स्पेसिफाइड है, ठीक है। दिस इज योर कॉपी। अब क्या बोलता है? SEZ का एडिशनल डेप्रिसिएशन साइंटिफिक नहीं स्पेसिफाइड है, कि हमारी लाइन है। SEZ मतलब 10AA की डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी, एडिशनल डेप्रिसिएशन आपको नहीं मिलेगा, साइंटिफिक रिसर्च अंडर सेक्शन 35 जो आउटसाइडर कॉन्ट्रीब्यूशन है वो आपको नहीं मिलेगा, और स्पेसिफाइड बिजनेस सेक्शन 35AD वाला है उसकी रिडक्शन आपको नहीं मिलेगी 115 BAC के अंदर। दूसरे वाले जो चैप्टर्स के हैं वो भी रिवाइज कर लेते हैं, जैसे कि हाउस प्रॉपर्टी में बोलता है SOP इंटरेस्ट, इंटर हेड एडजस्टमेंट और कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस नहीं मिलेगा, ठीक है। तो SOP का इंटरेस्ट जो कि 24B में था आपका 2 लाख या 30,000 वो नहीं मिलेगा। इंटर हेड एडजस्टमेंट जो आपको मैक्सिमम 2 लाख तक मिलता था वो आपको नहीं मिलेगा, और जो कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस जो आपका था 8 साल तक या अनलिमिटेड, आई एम नॉट वेरी श्योर, तो वो आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। ये सारी चीजें आपको नहीं मिलेगी। उसके बाद बात करते हैं किसकी? सैलरी की। तो सैलरी के केस में क्या है?
प्रोफेशनल एंटरटेनमेंट लीव के लिए हाउस और अलाउंस चाहिए एक्सेप्ट CTDC। मैंने रिसेंटली पढ़ाया आपको, प्रोफेशनल एंटरटेनमेंट लीव के लिए हाउस और अलाउंस चाहिए एक्सेप्ट CTDC। प्रोफेशनल मतलब प्रोफेशनल टैक्स, एंटरटेनमेंट मतलब एंटरटेनमेंट अलाउंस फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय, लीव मतलब लीव ट्रेवल कंसेशन, हाउस मतलब HRA, अलाउंस मतलब ऑल अलाउंस, एक्सेप्ट मतलब अलाउंस मतलब ऑल अलाउंस और एक्सेप्ट CTDC मतलब ये 4 चीजें, कि इन 4 चीजों का मिल जाएगा, बाकी सारी चीजों का आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, उसके बाद सेम ये है, कैपिटल गेन में कोई चेंज नहीं है और बाकी का बाद में पढ़ेंगे क्योंकि हमने कवर नहीं किया। ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन। आपको नोट्स में वो टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप टेलीग्राम चैनल में या फिर इधर कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप हमारी चैट बुक या हमारा क्वेश्चन बैंक या कुछ भी बाय करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट में सारे प्रोडक्ट्स हमारे लाइव है, वहां से जाके हमें ऑर्डर कर सकते हैं। थैंक यू।